चलिए बच्चों, सुहाना सफर शुरू करते हैं। पीजीबीपी का क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले पीजीबीपी में कौन सा प्रॉफिट, कौन सा इनकम आता है, बेसिस ऑफ चार्ज सीखना है। जैसे इससे पहले आपने सीजी पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो पीजीबीपी का बेसिस ऑफ चार्ज आप लोग को तो पता है, बहुत सारे आइटम्स लिखे हैं। तो सिंपल आप कॉमन सेंस में याद रखना कि आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन करते हो, उस सिलसिले में जो भी इनकम होगा वो पीजीबीपी में आएगा। फिर भी ये 5 पॉइंट्स जो हमने रखा है, इसको आपको जरूर से ध्यान से रखना है एग्जाम के लिए। फर्स्ट है वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स परक्विजिट कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन। ये बहुत कॉमन आइटम है। जब आप लोग का सीए इंटर का रिजल्ट आएगा, सीए फाइनलिस्ट बन जाओगे तो मिठाई लेकर आओगे। तो आप जो मिठाई लेकर आएंगे अपने टीचर के लिए, तो टीचर के लिए हो जाता है पीजीबीपी। आप सीए बन के अच्छे टैक्स कंसल्टेंट बनेंगे, आपके क्लाइंट आप लोग को गिफ्ट वगैरह देगा, सो वो भी क्या हो जाएगा बेटा, पीजीबीपी। कोई लॉयर एडवोकेट बहुत अच्छा प्रैक्टिसिंग है, वो एक मतलब किसी को बचा दिया, एकदम फंसा हुआ केस में बचा दिया, तो फिर उनको जो गिफ्ट मिलेगा पीजीबीपी। सबसे अच्छा डॉक्टर साहब मरते हुए इंसान को बचा दिए, वो सेठ था, सेठ खुश होकर गाड़ी दे दिया, एक घर दे दिया, तो क्या हो जाएगा पीजीबीपी। आपको नहीं भूलना ये। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिले, सैलरी मिले, कमीशन मिले, रेम्युनरेशन मिले पार्टनर्स को, वो हमेशा आएगा किसमें, पीजीबीपी। ये दो तो आपको ध्यान रखना ही है। उसके बाद एक जो लास्ट 2-3 साल पहले अमेंडमेंट हुआ था, एफएमबी ऑफ इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। आपका फर्नीचर का दुकान है, फर्नीचर रखे हो बेचने के लिए, उसी फर्नीचर को आपने यूज करने लगा, तो वो इन्वेंट्री बन गया बेटा कैपिटल एसेट। इन्वेंट्री बन गया कैपिटल एसेट, तो फिर इन्वेंट्री कैपिटल एसेट बन गया, तो वो भी क्या हो जाएगा पीजीबीपी। तो जो भी आइटम्स है इसमें ये वाला एक नया आइटम है, आपको ध्यान रखना है, इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। इसके पहले अपन सीजी रिवाइज किए थे, सीजी में पढ़े थे कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो गया था इन्वेंट्री में, तो सीजी हुआ था। अब की बार इन्वेंट्री कन्वर्ट हुआ कैपिटल एसेट में। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये 3 पॉइंट तो जरूर से ध्यान पे रखना है। कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी का कुछ पैसा वगैरह मिलेगा बिजनेस को, तो बिजनेस को मिलेगा तो पीजीबीपी, और मिस्टर एक्स को मिलेगा तो सैलरी, और एक्स के डैश होने के बाद घर वाले को मिलेगा तो अदर सोर्सेज। कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी का 3 ट्रीटमेंट आपको याद रखना है। बिजनेस को पैसा मिलता है तो पीजीबीपी, मिस्टर एक्स को मिलता है तो सैलरी, और उनके डेथ होने के बाद घर वाले को मिलेगा तो अदर सोर्सेज। और आपको पता है सेक्शन 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेस, तो स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए अपन जो भी एक्सपेंसेस करते हैं ना, जो भी एसेट्स के लिए हो या बिजनेस के लिए, सबका डिडक्शंस मिल जाता है। अब उसी एसेट्स के अगेंस्ट कुछ पैसा मिलेगा तो बन जाएगा पीजीबीपी। लाइक 35 एडी हम लोग पढ़ेंगे कुछ देर बाद। फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर के लिए पूरा डिडक्शंस मिल गया आपको पीजीबीपी में। अब वो फर्नीचर के कारण फिर से कुछ पैसा वगैरह मिल जाता है, बेचते उचते हैं, तो फिर क्या बन जाएगा पीजीबीपी। तो आउट ऑफ सो मेनी जो आपके रेगुलर नोट्स पे लिखा है, ये 5 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, और जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला है, आपने अपने स्टॉक को क्या बना दिया, कैपिटल एसेट। और सेकंड थर्ड तो आपको हर एक सम में मिलते रहता है, वो परक्विजिट्स बेनिफिट्स जो मिलता है, या पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स को जो मिलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोले तो 2 और 3 बहुत दिखता है, और फर्स्ट पॉइंट लेटेस्ट के बाद से बोले तो फर्स्ट पॉइंट है। अब हम लोग चलते हैं पीजीबीपी कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग चाहिए। तो बेटा आपकी मर्जी, आप कैश बेसिस भी फॉलो कर सकते हैं, एक्रूअल बेसिस भी। नॉर्मली जो प्रोफेशनल्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, ये सब सम्स आता है आपका, वो कैश बेसिस फॉलो करते हैं, और जो व्यापारी जगत है, बिजनेस वाले लोग एक्रूअल बेसिस। अब सर कैश बेसिस होगा, एक्रूअल बेसिस होगा, तो काम कैसे करेंगे। कैश बेसिस होगा तो ओनली रिसीप्ट एंड ओनली पेमेंट को ही दिखाएंगे इनकम एक्सपेंसेस। कैश बेसिस होगा तो जो पैसा आपको मिला वही इनकम है,
और जो पेमेंट किया वही खर्चा है। आउटस्टैंडिंग आइटम्स को कंसिडरेशन पे नहीं लेते। सो कैश बेसिस पे आउटस्टैंडिंग इनकम एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड, ओनली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, बाजू में लिख लेना, ओनली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर कंसिडर्ड। आउटस्टैंडिंग आइटम्स को हम लोग कुछ भी कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। यानी हमने आपको पढ़ाया, आपका फी 10,000 होता है, आपने 8,000 रुपया ही दिया, तो कैश बेसिस वाले कितना दिखा देंगे, 8,000। और एक्रूअल बेसिस तो आप जानते हो, क्लास 11 से पढ़ते हैं, एक्रूअल बेसिस वाले दिखा देंगे 10,000। बट आप कैश बेसिस में फॉलो करोगे तो एक बात जरूर से ध्यान रखना, अगर डॉक्टर बाबू का सम आ गया, डॉक्टर जी का सम, तो डॉक्टर जी कुछ मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, तो वहां पे मेडिसिन का पेमेंट्स नहीं देखना है। गुड्स कुछ यूज हुआ तो कंज्यूम्ड ही आपका एक्सपेंसेस होगा, ये आपका दिमाग को डिस्टर्ब करेगा। कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको तो पता ही है, ओपनिंग स्टॉक परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इवन इफ यू आर फॉलोइंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये बात आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर बाबूजी के सम में कंज्यूम्ड आएगा सम्स, ओके। और एक्रूअल बेसिस में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड आइटम्स आर एडजस्टेड, और एक्रूअल बेसिस में करेंगे ना तो एक सेक्शन 43B लगेगा, इस बार पक्का उससे क्वेश्चंस आएगा, वो 43BH में जो अमेंडमेंट हुआ था। तो 43B बोलेगा आगे चलकर कि कोई भी एक्सपेंसेस है 23-24 का, आपको उसका पेमेंट 23-24 में कर दिया तो मस्त है, या 23-24 का रिटर्न भरने का जो डेट है 31 जुलाई 31 अक्टूबर, वहां तक भी पेमेंट कर देंगे तो 23-24 में डिडक्शंस होगा, बताएंगे। आगे चलकर जब हम लोग बड़े सम्स करेंगे पीजीबीपी का, सो दो टाइप से क्वेश्चंस मिलेगा। कभी कभी आपके क्लाइंट कैश बुक दे देगा, क्या दे देगा, कैश बुक दे देगा। तो कैश बुक में तो आपको पता है इधर होता है रिसिप्ट्स और इस साइड होगा पेमेंट। तो रिसिप्ट साइड से हम लोग इनकम ले लेंगे और पेमेंट साइड से क्या ले लेंगे, एक्सपेंसेस। एकदम डायरेक्ट, एकदम सिंपल वाला तरीका। सो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया है ना, पीएल दिया है या आई इनकम एक्सपेंडिचर, आप जरूर से देखना, नहीं देखोगे ना पूरा डैश हो जाएगा। और प्रोफेशनल फॉर्म रहेगा तो नॉर्मली क्या होता है, कैश बुक ही देता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, और नॉर्मली कैश बेसिस भी होता है। एक्रूअल बेसिस भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखो क्या लेंगे, पहले लिखते हैं इनकम टैक्सेबल रेट पीजीबीपी, इसमें जो फी रिसीव्ड हुआ है, जितना पैसा मिला है फी रिसीव्ड साइड से ले लेंगे, फिर अदर इनकम चार्जेबल एट द हेड पीजीबीपी ले लेंगे, एक्सपेंसेस अलाउड पेमेंट साइड से, डेप्रिसिएशन भी ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम भी ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, पीजीबीपी। ये कैश बुक से, किससे, कैश बुक। बट अक्सर आप लोग को पीएल अकाउंट मिलता है एग्जाम पे, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, नेट प्रॉफिट या लॉस। नेट प्रॉफिट दिया रहेगा तो पॉजिटिव में ले लेना, लॉस दिया रहेगा तो ब्रैकेट में। अब आप देखेंगे कि आपके पीएल के क्रेडिट साइड में बहुत सारे कैपिटल गेन आ गया है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ गया है, सैलरी भी मिल गया है, अदर सोर्स मिल गया, सब प्लस हो गया है, जो पीजीबीपी में नहीं आएगा सबको भगाएंगे, चल भाग 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 भाग, इनकम क्रेडिटेड टू पीएल बट नॉट टैक्सेबल हेड पीजीबीपी, like interest, dividend, lottery receipt, gift receipt, income tax refund, house property income, capital gain, ये सब कुछ प्लस हो गया तो इसको क्या करेंगे, माइनस। और जब पीएल का डेबिट साइड चेक करेंगे ना, वो अकाउंट्स के हिसाब से बहुत सारा खर्चा माइनस कर दिया था, जो हम लोग पढ़ने वाले अलाउड नहीं है, तो अगर वो सब खर्चा माइनस कर दिया है तो उसको हम लोग प्लस कर देंगे। एक्सपेंसेस डेबिटेड नॉट अलाउड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सेस पेमेंट 10,000 से ऊपर, और रिलेटिव्स को ज़्यादा पेमेंट, जीएसटी, बोनस पेड विद इन नॉट पेड विद इन ड्यू डेट, पेमेंट विदाउट टीडीएस, रेसिडेंट्स को देंगे तो 30% डिसअलाउड, नॉन रेसिडेंट को देंगे 100%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड खर्चा, पर्सनल एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट इन पॉलिटिकल पार्टी, कोई पेनल्टी वगैरह लग गया, एक्ट के अंदर पेनल्टी लगा, ये सब अलाउड नहीं है। तो ये पीएल को देखकर उसके बाद देखेंगे कि एक्सपेंसेस कुछ अलाउड है बट आपने पीएल में दिखाया नहीं तो अलग से माइनस कर देंगे। इनकम कुछ टैक्सेबल है, जैसे कि आप मिठाई लाते हो, वो तो पीएल में दिखाते नहीं, वो टैक्सेबल, उसको भी क्या कर देंगे बेटा, प्लस। देखो मिठाई फ्रॉम स्टूडेंट्स, भूलना मत, दो बार बोल दिया, शुरू में भी बोल दिया मिठाई लाना, अभी भी बोल दिया मिठाई लाना, ठीक है। अब आप पूरा डैश हो तो नहीं लाना और अदरवाइज ला देना। तो ये पीजीबीपी का फॉर्मेट। अब पीजीबीपी के लिए
आप कैलकुलेशन कर समय बहुत सारा इनकम, बहुत सारा एक्सपेंसेस के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। अब इन रूल रेगुलेशंस को पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले आप बिल्डिंग, मशीन, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर यूज़ करते हो अपने बिजनेस में, तो बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर यूज़ करेंगे तो उनका रेंट अलाउड है, रेंट अलाउड है। कैश बेसिस करेंगे तो पेड, और एक्रूअल बेसिस करेंगे तो सब कुछ। उसका रिपेयर अलाउड है बेटा, पर ध्यान रखना रेवेन्यू वाला अलाउड है, वो शॉर्ट में लिखा, समझ में आ रहा है ना। और कैपिटल वाला पे क्या ले लेंगे, डेप्रिसिएशन। और लैंड रेवेन्यू, लोकल टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स 43B कवर कर लेगा। तो ये सब टैक्स वैक्स है ना, म्यूनसिपल टैक्स, तो इसके लिए ये भी अलाउड है। कैश बेसिस के लिए तो मस्ती है, मार्च तक दिया वही अलाउड है। और एक्रूअल बेसिस के लिए सेक्शन क्या लग जाएगा, 43B, रिटर्न भरने तक, रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट तक पेमेंट करना है। 43B पढ़ेंगे। इंश्योरेंस किया आपने, बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का, फर्नीचर का अलाउड है। और पार्टली यूज फॉर बिजनेस प्रोफेशन, कभी होता है ना नीचे दुकान, ऊपर गोरी का मकान, तो पूरा खर्चा क्या डिडक्शंस मिलेगा, प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली। नेक्स्ट आएंगे बेटा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपको पता है ब्लॉक ऑफ एसेट बेसिस पे मिलता है। एंड ब्लॉक ऑफ एसेट बेसिस के लिए ये बिल्डिंग के एक ही ब्लॉक है जिसपे रेसिडेंशियल बिल्डिंग का 5% और एक ब्लॉक ध्यान रखना नॉन रेसिडेंशियल का 10%। सो बिल्डिंग पे दो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन याद रखना। एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, यानी ऑफिस से स्टाफ को, मैनेजर को, डायरेक्टर को रहने के लिए दिया गया है, तो कितना परसेंट, 5%, ठीक है। बाकी का सारा बिल्डिंग क्या रह जाएगा बेटा, 10%, लाइक फैक्ट्री, ऑफिस, शोरूम, गोडाउन, ये सब 10%। और कोई टेम्प्रोरी बिल्डिंग बना है तो 40%, और फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का क्या होगा, 10%। और प्लांट एंड मशीनरी का एक जनरल रेट याद रखना 15%, और एक स्पेशल रेट याद रखना कंप्यूटर लैपटॉप बुक्स वगैरह पे, सब पे कितना परसेंट, 40%। ऐसे नॉर्मली मोटर कार भी यूज़ होगा तो भी आप 15%। मोटर कार भाड़े में लगाएंगे, मोटर कार अगर रनिंग ऑन हायर पे लगाएंगे तो फिर पैसेंजर लोग की कुक मारते रहता है, दूसरे की गाड़ी है तो इज्जत नहीं करता है, तो 30%। और अपने कंपनी ने डायरेक्टर को दिया है, ऑफिसर को दिया है, स्टाफ को दिया है तो 15%, ठीक है। और रेंट पे लगा दिया है मोटर कार तो 30%। इंटेंजिबल एसेट्स में तो गुडविल नहीं आएगा बेटा, गुडविल को काट देना। इंटेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन 25% रेट है। इंटेंजिबल एसेट्स का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, 25% में गुडविल नहीं आएगा। इंटेंजिबल एसेट्स का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25% है, जिसमें गुडविल नहीं आएगा, ध्यान रखना है। डन। तो एक बार बिल्डिंग का दो रेट होगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग 5% और अदर देन रेसिडेंशियल 10%, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह का 10%, प्लांट एंड मशीनरी का 15% है, और मोटर कार खुद यूज़ करते हैं तो 15%, रनिंग ऑन हायर है तो 30%, और कंप्यूटर बुक्स, कंप्यूटर के साथ 40% चलेगा। और सिर्फ वेजल्स यूज़ करेंगे तो 20%। गुडविल पे नो डेप्रिसिएशन पहले मिलता था। अब डेप्रिसिएशन के लिए कुछ कुछ अच्छी बातें ध्यान से सुनना। डेप्रिसिएशन के लिए आपको ऑनर होना पड़ेगा, ओनली ऑनर को ही डेप्रिसिएशन मिलता है। अगर कोई एक एसेट है जिसका आप हाफ ऑनरशिप है तो डेप्रिसिएशन भी आपको प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। और डेप्रिसिएशन तभी मिलता है जब एसेट इज यूज्ड, एसेट यूज करेंगे, और यूज करेंगे 180 डेज या मोर, परचेज एंड यूज फॉर 180 डेज और मोर, तो फुल डेप्रिसिएशन लग जाएगा, फुल। अदरवाइज क्या बेटा, हाफ। 180 डेज तक फुल, 179 डेज तक हाफ। तो एग्जाम में आपको ना वो हाफ रेट फुल रेट वो ध्यान नहीं देना पड़ेगा। 4 अक्टूबर 2023 तक खरीद के यूज कर लिया तो फुल, और 4 अक्टूबर के बाद यूज किया तो हाफ रेट, 4 अक्टूबर के बाद यूज किया तो हाफ रेट। लेकिन कभी ऐसा होगा ईयर 1 में परचेज किया और ईयर 2 में यूज किया, तो ईयर 2 में ऑलवेज फुल रेट। ई परचेज इन acquired in other previous year, used in another previous year, even if for less than 180 days, तो क्या मार लेंगे, फुल रेट। तो बेटा ये सब तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेप्रिसिएशन जो अलाउ करेंगे वो मैंडेटरी है,
डेप्रिसिएशन जो अलाउ करेंगे वो मैंडेटरी है। अगर आपके क्लाइंट ने डेप्रिसिएशन नहीं भी मांगा है फिर भी आपको डेप्रिसिएशन अलाउ करना है। सो ये जो रेट आपने कैलकुलेट किए हैं 5%, 10%, 15, 20, वो क्लोजिंग WDV पे लगता है। तो क्लोजिंग WDV कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? ओपनिंग WDV प्लस परचेज माइनस सेल, और यहाँ पे जो वैल्यू बचेगा अगर वो पॉजिटिव बचता है तो फिर वो क्लोजिंग WDV हो गया, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको। डन। और एसेट सेल करते ना, कभी कभी ब्लॉक के सारे एसेट्स को बेच दिया तो ब्लॉक ऑफ एसेट सीज्ड, तो ब्लॉक ऑफ एसेट सीज तो WDV 0 बन जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। अगर ब्लॉक के सारे एसेट्स को नहीं बेचे हो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गया तो STCG, और सेलिंग प्राइस कम है तो क्लोजिंग WDV, लॉस नहीं होगा। जब तक ब्लॉक ऑफ एसेट जिंदाबाद, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मुर्दाबाद। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तभी होगा जब ब्लॉक ऑफ एसेट खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओपनिंग WDV प्लस एसेट एक्वायर्ड लेस सेल, ये WDV आएगा, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये क्लोजिंग WDV होगा इस साल का, और नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग WDV। तो बेटा ये जो डेप्रिसिएशन जो भी आपने निकाला है यहाँ पे, वो डेप्रिसिएशन अलाउड है। तो आपको पता होगा वो एग्रीकल्चरल कंपोजिट, चाय कॉफ़ी रबर, टी कॉफ़ी रबर, वहाँ पे ना एक थोड़ा सा डिस्प्यूटेड पॉइंट हो सकता है कि टी वाला में 60% एग्रीकल्चरल होता है, 40% नॉन एग्रीकल्चरल। तो बट टी इंडस्ट्रीज़ का भी कोई आप WDV कैलकुलेट करोगे तो डेप्रिसिएशन पूरा ही माइनस करना जितना कैलकुलेट किए, 60 और 40 करने का ज़रूरत नहीं है। मैं भी उसको इस टॉपिक पे आऊँगा, एग्रीकल्चर पे बताऊँगा, ध्यान रखना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन डेप्रिसिएबल एसेट्स या लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा, ब्लॉक ऑफ एसेट डज नॉट सीज, ऑल एसेट्स आर नॉट ट्रांसफर। एक ब्लॉक में 2, 3, 4 एसेट्स हैं, आपने सबको बेच दिया तो ब्लॉक ऑफ एसेट सीज, और सारा एसेट्स को नहीं बेचा तो ब्लॉक ऑफ एसेट कंटिन्यू। तो ब्लॉक ऑफ एसेट अगर कंटिन्यू है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है कब? सेलिंग प्राइस अगर WDV से बड़ा है तो STCG, और सेलिंग प्राइस कम है तो डेप्रिसिएशन होगा, बट नो लॉस, नो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। हाँ, ब्लॉक ऑफ एसेट सीज हो गया, आपने ग्रुप के सारे एसेट्स को बेच दिया तो सेलिंग प्राइस बड़ा है तो CG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और सेलिंग प्राइस कम है तो शॉर्ट टर्म लॉस। बेटा नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन मिलता है साथ में एडिशनल डेप्रिसिएशन। अगर डिफ़ॉल्ट स्कीम, DS का मतलब डिफ़ॉल्ट स्कीम जाओगे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कौन से एसेट्स में मिलता है, किसको मिलता है, इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा, ये मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा, या जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सर्विस सेक्टर वाले टाटा बाय बाय, नो एडिशनल डेप्रिसिएशन, आप ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं करते हो। सो ओनली किसको मिलेगा बेटा? मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा, और जो लोग एंगेज्ड है जनरेशन और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और वन टाइम मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन एक एसेट पे 20% ऑफ कॉस्ट, WDV मेथड नहीं, 20% ऑफ कॉस्ट। अगर आपने उस एसेट्स को इस साल लेस देन 180 डेज यूज़ किया तो 10% इस साल मिल जाएगा और 10% नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड ऑन इन एसेट्स पे एनी यूज PM, कोई सेकेंड हैंड एसेट्स है उस पर नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी कोई ऑफिस में, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, गेस्ट हाउस में यूज़ करोगे तो नहीं मिलेगा। ऑफिस अप्लायंसेस, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे नहीं मिलेगा। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट भी लिख दो यहाँ पे, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, शिप्स, एयरक्राफ्ट, बोलते थे ना जल थल वायु, सब बंद कर देंगे। ऑफिस अप्लायंसेस, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, शिप्स, एयरक्राफ्ट पे नहीं मिलेगा। और PM जिसका होल या एक्चुअल कॉस्ट का PGBP के किसी और जगह डिडक्शंस मिल गया है तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और एक बात, अगर आप डिफ़ॉल्ट स्कीम में जाएंगे तो टैक्स को सरल बनाना है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन को ज़िंदगी से हटाना है।
तो एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा या जो पावर वाले बिजनेस पे एंगेज्ड है एट द रेट 20% ऑफ कॉस्ट ओनली वंस इन लाइफ टाइम एक एसेट्स पे। अगर इस साल लेस देन 180 डेज यानी 5 अक्टूबर या उसके बाद यूज किए हैं तो हाफ 10% इस साल और 10% नेक्स्ट ईयर। एडिशनल डेप्रिसिएशन 4 एसेट्स पे नहीं मिलेगा, सेकेंड हैंड पीएम पे नहीं मिलेगा, पीएम कोई ऑफिस में गेस्ट हाउस रेसिडेंस एकोमोडेशन में लगाए नहीं मिलेगा, जल थल वायु सब ब्लॉक है, ऑफिस अप्लायंसेस ब्लॉक है, कहीं और डिडक्शंस मिल गया ब्लॉक है। या नेक्स्ट है बेटा डेप्रिसिएशन ऑफ पावर सेक्टर यूनिट्स। जो लोग एंगेज्ड है पावर वाले बिजनेस पे, जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन ऑफ पावर, इनके लिए तो मेहरबान है या तो एसएलएम या डब्ल्यूडीवी मेथड लगाइए। हम लोग के लिए तो ओनली डब्ल्यूडीवी मेथड है, बट इनके लिए आइदर एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। और ये लोग कभी एसेट्स को बेचेंगे और सेल्स वैल्यू लेस देन डब्ल्यूडीवी, मतलब डब्ल्यूडीवी से सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस हो गया, तो उसका पूरा पीजीबी में क्लेम कर लेंगे, उसको बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अगर बेचेंगे तो प्रॉफिट हुआ, तो जो प्रॉफिट है अप टू डेप्रिसिएशन क्या बन जाएगा, पीजीबीपी बैलेंसिंग चार्ज, और उससे ज़्यादा जो पैसा मिला वो बन जाएगा कैपिटल गेन। तो सेल प्राइस माइनस डब्ल्यूडीवी बैलेंसिंग चार्ज पीजीबीपी में आएगा टू द एक्सटेंट डेप्रिसिएशन क्लेम। सपोज एसेट्स का कॉस्ट 100 था, डेप्रिसिएशन आपने 40 चार्ज किया, डब्ल्यूडीवी हो गया कितना 60। अगर आपने सेल कर दिया उसको 70 रुपीज़ में तो 10 रुपया क्या हो गया प्रॉफिट, ये पीजीबीपी में आ जाएगा बैलेंसिंग चार्ज। अगर आपने इसको बेच दिया 110 रुपीज़ में तो आपका प्रॉफिट हो गया कितना, आपका प्रॉफिट हो गया कितना 50, लेकिन बैलेंसिंग चार्ज जितना 40 पीजी में दिखाए थे उतने ही, तो इस 50 में क्या बोलेंगे, 40 को बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज पीजीबीपी और 10 को बोलेंगे कैपिटल गेन। ये एग्जाम्पल आप लोगों को करवाया गया है, एग्जाम मतलब कॉपी में करवाया गया, कोई तकलीफ नहीं है। सो अगर लिखना है तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पावर सेक्टर वाले लोग कोई एसेट्स को बेचेंगे, लॉस हो गया तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट हो गया तो जितना डेप्रिसिएशन उतना ही बैलेंसिंग चार्ज, उससे ऊपर सीजी भैया को दे देंगे याद। चलो आगे बढ़े। डन। नाउ कॉस्ट ऑफ द एसेट्स पे चलते हैं। डेप्रिसिएशन का टॉपिक बहुत लंबा है तो आपको पता ही है। कॉस्ट ऑफ द एसेट्स पे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ द एसेट्स में आप कोई एसेट्स वगैरह खरीदते हो जिसमें 10,000 से ज़्यादा, एक दिन एक बिल के अगेंस्ट 10,000 से ज़्यादा पेमेंट करना है तो स्पेसिफाइड मोड से करना। अगर स्पेसिफाइड मोड से नहीं करोगे तो उतना वैल्यू को क्या मान लेंगे, जीरो। लाइक फर्नीचर खरीदा, 25,000 का एक बिल था, अब उसका कैश पेमेंट कर दिए तो क्या मान लेंगे, जीरो। ठीक है, या 15,000 कैश दे दिए, 10,000 स्पेसिफाइड मोड, तो 10,000 ही कॉस्ट मान जाएगा, 15,000 क्या बन जाएगा, जीरो। कोई जीएसटी कस्टम ड्यूटी पे किया है आपने, खरीदते पे इसका क्रेडिट मिलेगा तो कॉस्ट से क्या कर देंगे, माइनस। कोई सब्सिडी ग्रांट वगैरह मिला है तो भी क्या कर देंगे, कॉस्ट से माइनस। नेक्स्ट है बेटा साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट्स खरीदे थे, अभी थोड़ा देर बाद मिलने वाला है साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए अपन एसेट्स खरीदते ना, पूरा का पूरा डिडक्शंस मिल जाता है। अब रिसर्च ओवर होने के बाद हम लोग बिजनेस में यूज़ करेंगे तो उसका कॉस्ट क्या ले लेंगे, नील। उसका कॉस्ट क्या ले लेंगे, नील। और आज के क्लास के शुरुआत में बताए थे इन्वेंट्री बन गया कैपिटल एसेट। मेरा फर्नीचर का दुकान था, बेचने के लिए लाया था, फर्नीचर ऑफिस में यूज़ करने लगे तो फिर अब उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एफएमबी पीजीबीपी हो जाएगा और एफएमबी क्या बन जाएगा, कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 35 एडी के लिए जो एसेट्स खरीदेंगे, 35 एडी के लिए तो 100% डिडक्शंस मिल ही जाता है, तो फिर उसका कॉस्ट भी क्या हो जाएगा बेटा, नील। यहाँ पे 2 पॉइंट आप लोग को और लिखना पड़ेगा। बिल्डिंग यूज फॉर रेसिडेंस brought into business, building used for residence brought into business, 2 पॉइंट होगा बेटा।
बिल्डिंग ब्रॉट क्या यूज फॉर रेसिडेंस बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखो ना क्या होता है इसमें ना बेटा, मेरा एक बिल्डिंग था जिसमें हम लोग रहते थे फुल फैमिली। अब मैं उसी बिल्डिंग पे अपना बिजनेस कर रहा हूँ, तो फिर अब वो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे तो कॉस्ट क्या लेंगे। बिल्डिंग तो बहुत पहले खरीदे थे, और आपके लाइफ में तो बहुत ही लगता है कि आप लोग फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट बनेंगे। आपका बिल्डिंग अच्छे प्रॉपर लोकेशन पे जहाँ पे अपन ऑफिस खोल सकते हो, तो जैसे आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो नीचे वाला को खाली करके उधर ही अपना ऑफिस खोल देंगे। वो बिल्डिंग आपने 5-10 साल पहले खरीदा था, आज बिजनेस में यूज़ करेंगे, तो फिर उसका कॉस्ट क्या लेंगे, कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन। आप लोग पढ़े होंगे, सभी लोग पढ़े होंगे, कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन। आपने 5 साल पहले खरीदा था कॉस्ट, और 5 साल का नोशनल डेप्रिसिएशन। आप तो अपने परिवार के साथ रहते थे, उस समय डेप्रिसिएशन का नाम ही नहीं था। अब वो अपना ऑफिस खोल दिए तो ऑफिस का रेट हो जाएगा 10%। तो कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन 10% 4 साल के लिए माइनस कर देंगे 22-23 तक का, और 23-24 में जो वैल्यू बचेगा वही क्या बन जाएगा, कॉस्ट। इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और अदर एसेट और कोई दूसरा एसेट को आप पर्सनल यूज से बिजनेस में लाते हो। एग्जाम्पल, आपके पास एक कार है, पर्सनल कार है, आप अभी सीए नहीं बने हो, सीएमए नहीं बने हो, अब उस कार को, अब सीए बन गए, अब तो आप अपने बिजनेस में उस कार को यूज़ करने लगे। और सबसे अच्छा आपके पास जो लैपटॉप है जिसको देख के पढ़ाई करते हो, बहुत लकी है, तो आप लोग कंसल्टेंट बनने के बाद उसी लैपटॉप से अपना ऑफिस में काम करोगे, तो अब तो डेप्रिसिएशन चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई रूल नहीं बनाया, गवर्नमेंट ने एक ही के लिए रूल बनाया था, बिल्डिंग के लिए। किसके लिए, बिल्डिंग। अब आप लोग धोखा मत खाना, तो ओनली बिल्डिंग होगा तो कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन। और अदर एसेट्स आप अपना कार, अपना लैपटॉप यूज करोगे तो कॉस्ट को ही कॉस्ट मानेंगे। किसको, कॉस्ट को ही कॉस्ट मानेंगे। इस पे 2 जबरदस्त क्वेश्चंस आप लोग किए होंगे, आप लोग को उसको रिवाइज कर लेना है अच्छी तरह से। डन। यहाँ पे एक छोटा सा और पॉइंट होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस कंपनी बन गया। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस कन्वर्टेड इनटू कंपनी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, पहले प्रोविजन को समझ लीजिए। तो यहाँ पे एसेट्स ट्रांसफर हो जाएगा, सब कंपनी के पास आ जाएगा एसेट्स, और तो फिर इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ पीरियड तो सोल प्रोप्राइटरशिप मिस्टर एक्स ने यूज़ किया था, अब एक्स लिमिटेड, तो याद आ रहा होगा, तो पूरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एसेट्स को और नंबर ऑफ डेज के रेशियो में बांट देंगे। अगर कोई वन मैन बिजनेस कंपनी बन गया तो सेम एसेट्स को वन मैन ने भी यूज़ किया, उसका अलग असेसमेंट होता है और कंपनी का अलग, तो 2 बार डेप्रिसिएशन का चक्कर नहीं। तो आप पूरे एसेट का एक ही बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बांट देना। हाँ, अगर कंपनी ने कोई नया एसेट्स ले लिया तब तो उसका डेप्रिसिएशन तो सिर्फ कंपनी को मिलेगा। इस पे आप लोग को 1-2 क्वेश्चन जरूर से कर लेना है, ये बहुत फेवरेट पॉइंट होता था पेपर सेटर का, और टैक्स में तो बहुत अमेंडमेंट होता है, तो इस बार बहुत अच्छे अच्छे नए नए पॉइंट्स भी हैं। दिस इज डन। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए। ये रिवीजन मैट करने के बाद एक बार आप लोग अपना मैट भी गो थ्रू देख लेना, उसमें कोई पॉइंट छूटा होगा तो उसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो साइंटिफिक रिसर्च का ये कहानी है, तो इन हाउस रिसर्च आप करते हो, खुद रिसर्च करते हो, तो करेंट ईयर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस करोगे, कैपिटल सब अलाउड है। करेंट ईयर का आफ्टर कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सब अलाउड है, रेवेन्यू भी अलाउड है, कैपिटल भी अलाउड है, बट लैंड पे कभी भी मत मांगना, सो सॉरी। हाँ, तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद रेवेन्यू एक्सपेंसेस करेंट ईयर का या कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंट ईयर का फुल्ली अलाउड है, और इसके अलावा -3 ईयर्स का एक्सपेंसेस भी आपको डिडक्शन मिलेगा। सो आफ्टर कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो भी आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस किया है और कैपिटल एक्सपेंसेस किया है वो फुल अलाउड है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर जिंदगी में कभी भी लैंड पे नहीं लेना।
और बिजनेस स्टार्ट, सपोज आपने 1 सितंबर 2023 को बिजनेस स्टार्ट किया, तो 1 सितंबर 2023 के एक दिन पहले 31 अगस्त लास्ट 3 साल का -3 ईयर्स का भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस 2 अलाउड है, एक सैलरी और एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सैलरी और कॉस्ट ऑफ मटेरियल -3 ईयर्स का एक्सपेंसेस भी अलाउड है, -3 ईयर्स का भी रेवेन्यू में 2 ही अलाउड है, सैलरी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सैलरी अदर देन परक्विजिट्स, सैलरी अदर देन परक्विजिट्स और मटेरियल का कॉस्ट। बाकी का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगा है वो सेक्शन 35 पे नहीं आएगा, आप कैपिटलाइज करके डेप्रिसिएशन ले लो। रिसर्च का बिजनेस स्टार्ट करने के -3 ईयर्स का खर्चा भी अलाउड है, बट सैलरी अदर देन परक्विजिट्स एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। और -3 ईयर्स का भी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी सारा अलाउड है, बट ये अदर देन लैंड, अदर देन लैंड। और बस याद रखिएगा रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए ना सर्टिफाइड जरूरत है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सर्टिफाइड जरूरत नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस का उतना पेपर ऊपर थोड़ा रहता नहीं है, तो अलाउड है। कैपिटल पे पेपर होता है इसलिए अलाउड है, और रेवेन्यू के लिए सर्टिफाइड चाहिए। ये तो इन हाउस रिसर्च आप खुद करते हो। आपने यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, रिसर्च एसोसिएशंस को डोनेशन दिया है, तो कंट्रीब्यूशन दिया है, वो भी अलाउड है, 100% अलाउड है, 100% अलाउड है। लेकिन आप डिफ़ॉल्ट स्कीम में जाओगे तो नॉट अलाउड, डिफ़ॉल्ट स्कीम में जाएंगे तो ये कंट्रीब्यूशन नॉट अलाउड। इस बार सितंबर के लिए जो हिटलिस्ट क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, हम लोग सोल्व करेंगे थोड़ा देर बाद में। तो कोई इंडियन कंपनी, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, कोई भी अप्रूव यूनिवर्सिटी, कॉलेज में दिया, अनअप्रूव पे देंगे तो, अनअप्रूव्ड में देंगे तो नॉट अलाउड। ओनली अप्रूव कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, इवन कंपनी फॉर्म फॉर साइंटिफिक रिसर्च अलाउड है, और डिफॉल्ट स्कीम वाले लोग के लिए तो अलाउड नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात, आपने कोई यूनिवर्सिटी को या एसोसिएशन को डोनेशन दिया, जब आपने डोनेशन दिया वो अप्रूव था और फिर बाद में उसका अप्रूवल छीन लिया गया, तो आपका डिडक्शन नहीं छीना जाएगा, आप तो सोच समझ के दिए थे। बाद में अगर डिसअलाउड हो गया, मतलब अप्रूवल विड्रॉन हो गया, तो आपका डिडक्शन विड्रॉल नहीं होगा। डिडक्शन विल बी अलाउड इवन इफ सब्सिक्वेंट टू पेमेंट बाय यू अप्रूव ग्रांटेड हैज बीन विड्रॉन, नो प्रॉब्लम विद दिस। और लेकिन एक अच्छा नियम कर दिया, आपने अगर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी को दिया है तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगा कि यहाँ से डोनेशन आया, आपको एक सर्टिफिकेट देगा, तो ही आपको डिडक्शंस मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से रखना है। नेक्स्ट है बेटा, सेल ऑफ एसेट्स यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई एसेट्स खरीदा था, डिडक्शन पाया, रिसर्च ओवर होने के बाद आपने उसे बेच दिया, तो बेच दिया तो क्या हो जाएगा, बिजनेस प्रॉफिट, सेल प्रोसीड्स और डिडक्शन विच एवर इज लोअर। पता है पीजीबीपी वाले के मन में लालच नहीं है, पीजीबीपी वाले बोलते हैं एसेट्स बेचा, सीजी भैया के पास जाओ, हम किसी और की अमानत पे नजर नहीं लगाते, वो सीजी का है, लेकिन हमने जितना डिडक्शन दिया था उतना दे दो। तो आप अगर कोई एसेट्स को बेचेंगे, अगर आपने कॉस्ट था 10 लाख तो आपको डिडक्शंस मिल गया 10 लाख, अब आप बेचते हो 8 लाख में, तो पीजीपी वाले बोलेंगे याद करो उस दिन जिस दिन आपकी जिंदगी में 10 लाख का गम था, सीजी नहीं आया, मैं आया, तो आज 8 लाख रुपया मेरे को दे दो। हाँ, अगर 11 लाख रुपया है तो हम किसी की अमानत पे नजर नहीं लगाते, हमको 10 ही दे दो और 1 लाख सीजी वाला भैया को दे देना। और आफ्टर यूजिंग बिजनेस, कभी कभी ऐसा होता है कि आप रिसर्च ओवर हो गया, बिजनेस में यूज करोगे, तो अभी अभी पढ़ा क्या है, किसी ब्लॉक में वो प्लस हो जाएगा तो कॉस्ट क्या ले लेगा, नील, और फिर बेचेंगे तो ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट लगा देना, ब्लॉक ऑफ एसेट सीज होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म लॉस, वो कंसेप्ट लगेगा। तो ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट था। नेक्स्ट है बेटा सेक्शन 35 एडी वाला बिजनेस। सेक्शन 35 एडी वाला बिजनेस का बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा, डिफॉल्ट स्कीम पे नहीं मिलता है, बोलो भाई, डिफॉल्ट स्कीम पे नहीं मिलता है। सो पहले तो आपको ये देखना है 35 एडी में क्या क्या बिजनेस है, और फिर उसके बाद देखेंगे क्या बेनिफिट्स है आपको, और फिर देखेंगे कुछ रेस्ट्रिक्शन को, आप अगर आपने कुछ हेरा फेरी किया
तो किस तरह से विड्रॉन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो स्पेसिफाइड बिजनेस में किसान लोग के लिए कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ है, फर्टिलाइजर्स का है, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ ऑफ शुगर है, बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनीवेज। तो ये पांच तो आपको किसान टाइप का मिल गया। क्या क्या? कोल्ड चेन फैसिलिटी, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फर्टिलाइजर, वेयर हाउसिंग ऑफ स्टोरेज ऑफ शुगर। शुगर तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है बट फिर भी उसका स्टोरेज पे, और ये यो हनी सिंह, ठीक है। तो ये पांच तो किसान के लिए हो गया। 2 स्टार एंड अबव होटल टूरिज्म बढ़ाने के लिए, 100 बेडेड हॉस्पिटल, अच्छा ट्रीटमेंट मिले। हाउसिंग प्रोजेक्ट 2 है बेटा, एक स्लम एरिया का और एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, और क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ और इनलैंड कंटेनर डिपो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड सेमीकंडक्टर वेफर मैन्युफैक्चरिंग जो टाटा लगा रहा है जागीर रोड में, आसाम में, ठीक है। तो ये सारे बिजनेसेस हैं जो 35 AD में कवर्ड है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये बिजनेस करते हो तो क्या फ़ायदा है सुनेंगे। आपके ऑल कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू, रेवेन्यू तो अलाउड ही है, कैपिटल एक्सपेंसेस बिजनेस स्टार्ट करने के पहले का और बाद का सब अलाउड हो जाएगा पीजीबीपी में, अदर देन लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ऑल एक्सपेंसेस 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ करेंट ईयर एंड प्रायर ईयर भी अलाउड हो जाएगा अगर आपने कैपिटलाइज कर दिया बुक्स में। तो ये व्यापार शुरू करने के पहले का पूरा खर्चा 100% अलाउड है, और व्यापार स्टार्ट करने के बाद भी मशीन, बिल्डिंग वगैरह खरीदोगे तो हम लोग तो गरीब की तरह 10-15% लेंगे, और ये लोग तो 100% डिडक्शंस ले लेगा, ठीक है। जैसे कि अब टाटा जी जो यहाँ पे करेंगे तो जितना भी करोड़ों रुपया लगाएंगे और सबका इनकम टैक्स में 100% डिडक्शंस। और आपको पता ही है स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस इंडिफिनिट पीरियड अमृत पीकर आता है, लाइफ टाइम जाएगा, तो वो तो सरकार को टैक्स ही नहीं देंगे और जब तक ये पूरा रिकवर नहीं करेंगे, तो आप ही उनके कंसल्टेंट बनने वाले हो, तो ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है बेटा, ये जो खर्चा कर रहे हो 35 AD का, वो 1 डे 1 एक्सपेंसेस 10,000 से ऊपर है तो आप किसके थ्रू देंगे? स्पेसिफाइड मोड के थ्रू, अदरवाइज जितना पेमेंट करोगे वो जीरो बन जाएगा। अब गवर्नमेंट ने इतना फेवर कर दिया कि आपको एसेट्स पे 100% डिडक्शन दे दिया। आप डिडक्शन लेकर 1-2 साल बाद उसे कोचिंग सेंटर में यूज़ कर लोगे तो वो नहीं चलेगा। उसलिए कम से कम 8 साल तक उस एसेट्स को स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज़ करना है। किसी भी, इतने सारे बिजनेस था कहीं भी यूज़ कर लो, अगर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज़ कर लेंगे ना तो जो आपको डिडक्शन दिए थे वो पीजीबीपी हो जाएगा। जो डिडक्शन दिए थे, सपोज आपने 100 लाख का एसेट्स खरीदा था, 100 लाख का डिडक्शन दे दिए और आप 2 साल बाद उसमें कोचिंग सेंटर खोल दिए, तो फिर क्या हो जाएगा? पीजीबीपी। लेकिन 2 साल का डेप्रिसिएशन देने के बाद से, 2 साल का डेप्रिसिएशन से, फॉर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ 30, तो फॉर एग्जाम्पल डोंट माइंड, तो कितना 70 क्या हो जाएगा? पीजीबीपी, और आप 70 पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना। अब आप किस पे? 70। पहले तो डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलता था क्योंकि 100% डिडक्शन हो गया था। तो बेटा ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, आप लोग जरूर से क्लास में किए होंगे, आप इंडिया में कहीं भी पढ़े होंगे, आप जरूर से क्लास में किए होंगे, करना। और अगर नहीं भी किए होंगे तो आपके स्टडी मेट पे इस पे क्वेश्चन है, आपको जरूर से करना है। If such asset is used for any purpose other than specified, then PGBP deduction so claim allowed minus depreciation actual cost. Books of accounts, ये बहुत बड़ा अमाउंट का डिडक्शंस मिलता है, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड करके रिपोर्ट सबमिट करना है। डन बेटा। नेक्स्ट है, अब छोटे छोटे पॉइंट, किसी का एमलगेमेशन हुआ है, जो कंपनी का आपस में मिलन हो गया, तो एमलगेमेशन एक्सपेंसेस 5 इंस्टॉलमेंट पे अलाउड है। कितना इंस्टॉलमेंट पे? 5 इंस्टॉलमेंट पे। अगर आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम में पेमेंट करते हो अपने स्टाफ को VRS स्कीम पे, तो बहुत बड़ा अमाउंट पे करते हो, ये भी कितना इंस्टॉलमेंट में अलाउड है? 5 इंस्टॉलमेंट पे अलाउड है। अगर अमन बुढ़ा हो गया, आप उसको 2 बार पेमेंट करते हो, एक बार 5 लाख, एक बार 5 लाख, तो पहला 5 लाख भी 5 इंस्टॉलमेंट में, नेक्स्ट 5 लाख भी 5 इंस्टॉलमेंट पे। तो ये आपको
ध्यान रखना है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पे 5 साल। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज अलाउड एज डिडक्शन। इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर कैटल्स का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, अपने स्टाफ का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, स्टॉक का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, तो ये सब अलाउड है। बस एक ही बात ध्यान रखना, स्टार मार्क करके, अगर प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने अपने टीम मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, क्या हेल्थ इंश्योरेंस, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम शुड बी पेड एनी मोड अदर देन कैश। तो वो 80D में भी पढ़ोगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट रिवीजन का टॉपिक डिडक्शन और TDS होने वाला है। तो डॉक्टर सेक्शन D में आपको पढ़ाया जाएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस मतलब नो कैश, और बाकी का लाइफ इंश्योरेंस, स्टॉक तो कैसे भी दे दो, और नॉर्मली 10,000 से ऊपर रहेगा तो आप तो स्पेसिफाइड मोड से ही दोगे, बट हेल्थ इंश्योरेंस अगर 5,000 भी हुआ है कैश से देना। बोनस कमीशन देते हो अपने स्टाफ को, अलाउड है सेक्शन 43B के हिसाब से, और कमीशन ऑन एक्रूअल बेसिस अलाउड है। बोनस तो उसके हिसाब से, और कमीशन ऑन एक्रूअल बेसिस मिलेगा भी। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, बिजनेस करने के लिए लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी अलाउड है। अरे बिजनेस चलता है ना लोन से, नहीं तो अंबानी अदानी कैसे काम करेंगे, ये तो अलाउड है। बट इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल नॉट अलाउड। और इनकम टैक्स देने के लिए कोई लोन लिया है तो वन मैन बिजनेस में इनकम टैक्स ही अलाउड नहीं है, तो टैक्स भरने के लिए लोन लिया वो भी इंटरेस्ट नॉट अलाउड। ठीक है अमन। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट नॉट अलाउड। और कोई एसेट्स को कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिए हो, जब रेडी टू यूज हो जाता है, यूज तक का पीरियड तो कैपिटलाइज करेंगे, वो तो अलाउड ही नहीं, यूज करने के बाद का पीरियड अलाउड। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड अलाउड है, मालिक जो कंट्रीब्यूट करता है अलाउड है। सेक्शन 43B यही बोला कि 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक पेमेंट कर देना। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम पे मालिक ने पैसा डाला तो ये भी अलाउड है, लेकिन मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी में यहाँ पे बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ये बात आपको ध्यान रखना है, बेसिक सैलरी प्लस रिटायरमेंट फॉर DA फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। और ये एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू PF थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जब आप अपने स्टाफ से पैसा काटोगे आपके लिए PGBP, और नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक जमा कर दोगे तो डिडक्शन। सो सम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, जैसे पैसा काटोगे आपके लिए क्या हो गया, इनकम, और डिडक्शन अलाउड इफ क्रेडिटेड ऑन बिफोर ड्यू डेट विद इन 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर आप अपने बिजनेस में जानवर यूज करते हो तो जानवर का कॉस्ट और उसको बाद में बेचकर जो पैसा मिलेगा वो डिफरेंसेस जो आएगा वही आपके लिए कॉस्ट है, अलाउड है। और अगर आपका काम है जानवर खरीदना जानवर बेचना, तो जानवर खरीदोगे तो परचेज कॉस्ट हो गया और बेचोगे तो सेल। मैंने होता है ना, एलिफेंट यूज़ किया, हॉर्स यूज़ किया, कैमल यूज़ किया बिजनेस में, तो कॉस्ट प्राइस माइनस जब वो मर जाएगा या उसको बेच देंगे तो जो प्राइस मिलेगा डिफरेंस अमाउंट कॉस्ट, और वही बिजनेस एक्सपेंसेस। क्या बेटा, बिजनेस एक्सपेंसेस। क्लियर। बैड डेट, अमन आपका पैसा मार लिया तो अलाउड है, बट प्रोवाइडेड अमन का ट्यूशन फी को पहले मैंने इनकम दिखाया था तो इनकम दिखा दिया, अमन अब पास भी हो गया, CA फाइनल में भी हो गया, अब पैसा नहीं देगा तो फिर हम उसको बैड डेट दिखा देंगे, अलाउड है। तो पहले तो यहाँ लिखना PDD नॉट अलाउड, ओके लिखा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट नॉट अलाउड, आपको अकाउंट्स का PL दिया रहेगा तो हमेशा उसमें PDD लिखा रहता है, तो PDD नॉट अलाउड। सो बैड डेट अलाउज ए डिडक्शन इफ रिटेन ऑफ इरिकवरेबल, अकाउंट्स में एंट्री चेक करना, बैड डेट टू डेटर, पेपर सेटर बोल दिया कि बैड डेट तो हुआ बट वो अमन ने एंट्री नहीं किया बैड डेट का, तो फिर आप अलाउ नहीं करेंगे। दो कंडीशन है, एक तो अकाउंट्स में रिटेन ऑफ होना चाहिए और उसे आपने पहले इनकम दिखाया था तो फिर आपको वो अलाउड है, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट अलाउड नहीं है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस बाय कंपनी, तो सबसे पहले लिखना फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस बाय इंडिविजुअल नॉट अलाउड, अगर इंडिविजुअल करेगा तो नॉट अलाउड, आपको इंडिविजुअल का ही सम मिलेगा,
इंडिविजुअल नॉट अलाउड। कंपनी ने किया है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस, प्लानिंग एक्सपेंडिचर, तो अलाउड है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा तो पूरा अलाउड हो जाएगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो 5 ईयर्स में 5 इंस्टॉलमेंट पे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा है, और वो ट्रांजैक्शन अगर पीजीबीपी में आया है, कहाँ पे आया है, तो फिर वो टैक्स भी बिजनेस एक्सपेंसेस है। जैसे कैपिटल गेन में आ गया ना, तो एसटीटी और सीटीटी डिडक्शंस नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का तभी डिडक्शंस मिलेगा अगर वो ट्रांजैक्शन पीजीबी में। अगर ऐसे कैपिटल एसेट बेचे हो, एसटीटी लगा, तो फिर पीजीबी पे नहीं आएगा। कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं तो वो तो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज करना होता है, डिडक्शन नहीं। अगर वो सेक्शन 30 वगैरह में कवर्ड है तो अलाउड है। एडवर्टाइजमेंट, कोई एडवर्टाइजमेंट करोगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलाउड है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डेप्रिसिएशन। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के जर्नल मैगजीन्स वगैरह पे करोगे तो आप लोग ना जीटीआई से माइनस कर लेना। किससे माइनस कर लेंगे? जीटीआई से। कोई प्रोविजन बनाएंगे फॉर अप्रूव ग्रेचुइटी, प्रोविजन, ऐसे तो टैक्स में प्रोविजन अलाउड नहीं है, फिर भी आपने प्रोविजन बनाया है, तो प्रोविजन बनाया है किसके लिए? पेमेंट ऑफ एनी ग्रेचुइटी डेट बिकेम पेबल ड्यूरिंग द ईयर। इस साल आपको पेमेंट करना, इस साल अमन रिटायर्ड हुआ, उसको देने का प्रोविजन बनाया है, तो वो अलाउड है, वो अलाउड है। ऐसे अमन 10 साल बाद रिटायर्ड होगा, अभी से प्रोविजन बनाते हैं तो अलाउड नहीं है, नहीं। जनरल डिडक्शन सेक्शन 36 तक तो आपको पता ही है, स्पेसिफिक था। सो कोई भी एक्सपेंसेस है जो 30 से 36 में कवर्ड नहीं है, जो कैपिटल नेचर नहीं है, इस साल लगा है और बिजनेस के लिए, और जो बैंड नहीं है, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। लास्ट पॉइंट को सिर्फ अंडरलाइन कर देना, ये अमेंडमेंट था। फॉर एनी पर्पज विच इज एन ऑफेंस और प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ इन इंडिया आउटसाइड इंडिया। कोई भी अगेंस्ट लॉ, इंडियन लॉ या अमेरिकन लॉ, कुछ कोई भी किसी को अगेंस्ट है उस, तो फिर वो नॉट अलाउड। अब हम लोग सेक्शन 40 में चलेंगे। 40 में वो पहले टीडीएस है, फिर एक्सेस पेमेंट टू पार्टनर्स, एक्सेस पेमेंट होता है ना, वो रिलेटेड पार्टी वगैरह सब पे डिस्कशन करेंगे। आइए, पेमेंट विदाउट टीडीएस। सो टीडीएस के विदाउट पेमेंट करने से पहले तो आपको ये देखना है कि उसमें टैक्स काटना था, आपने काटा नहीं, और काट लिया उसको डिपॉजिट भी करना होता है। जब अपने टीडीएस का रिवीजन करेंगे तो टीडीएस के प्रोविजंस देखेंगे कब जमा करना होता है, नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे है आपका प्रीवियस ईयर 23-24 है, तो 23-24 में डिडक्ट करो, और रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक क्या कर दो? डिपॉजिट। ये सिस्टम है। अब यहाँ पे थोड़ा भी हेर फेर हुआ तो वो खर्चा डिसअलाउड होगा। कितना डिसअलाउड होगा? नॉन रेसिडेंट को दिए तो 100% डिसअलाउड, और रेसिडेंट को दिए तो 30% डिसअलाउड। कितना परसेंट? 30। और फिर बाद में डिपॉजिट कर देंगे। कुछ प्रॉब्लम है क्या? रेसिडेंट को क्या बताया गया? 30%, और नॉन रेसिडेंट को 100%। फिर बाद में आप पेमेंट कर दोगे तो अलाउड हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट किए या आउटसाइड इंडिया, तो टीडीएस नॉट डिडक्टेड, आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, या डिडक्ट तो कर लिया बट रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट तक जमा नहीं किया, तो 100% क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। और लेटर ऑन इफ डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड, फुल डिडक्शन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट किया उस प्रीवियस ईयर में डिडक्शन। डन। नेक्स्ट, रेसिडेंट्स को है, यहां भी सेम गलती, टैक्स डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करके ड्यू डेट तक जमा नहीं किया,
तो 30% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। और फिर बाद में डिडक्ट करके डिपॉजिट कर देंगे तो 30% अलाउड। बट आपको तो पता ही है, कमल सर दूध से धोए हुए हैं, आपने कमल सर को पेमेंट किया, कमल सर रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, आपने टैक्स भी नहीं काटा, बट कमल सर ने उसे अपना इनकम में लेकर उस पर इनकम टैक्स दिया और आपको एक सर्टिफिकेट भी दे दिया, तो आप डिफॉल्टर नहीं माने जाओगे। लेकिन कमल सर ने जिस दिन रिटर्न फाइल किया है, डेट ऑफ डिडक्शन जिस दिन रिटर्न फाइल किया है उसी दिन मान लिया जाएगा कि आपने डिडक्ट करके डिपॉजिट किया, आपने किया नहीं फिर भी मान लिया जाएगा। तो वो खर्चा नेचुरली नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा आपको। कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर। इस पे क्वेश्चन हमने आज तक नहीं देखा, ये बहुत एडवांस टॉपिक में है, थोड़ा सा नजर रखना आप लोग, ठीक है। टीडीएस का डन बेटा। एक्सेस पेमेंट टू रिलेटेड पार्टी डिसअलाउड, सेक्शन 48(2). अगर कोई रिलेटेड पार्टी के साथ अपन ट्रांजेक्शन्स करते तो उधर ज़्यादा प्राइस दिखाकर वो बिजनेस का इनकम कम कर देते, तो रिलेटेड पार्टी के साथ एक्सेस पेमेंट होगा तो डिसअलाउड। तो रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन बहुत बड़ा है, बट इंडिविजुअल्स का आपको समझ के रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में इंडिविजुअल्स आने वाले हैं। इंडिविजुअल्स के लिए क्या होता है, एनी रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल एसएसी, यानी अमन के कोई भी अपने रिलेटिव के साथ बिजनेस कर रहा है, ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, किसी रिलेटिव से परचेज किया वगैरह वगैरह, तो वो रिलेटेड पर्सन हो गए, तो उसको अगर एक्सेस पेमेंट होगा तो डिसअलाउड कर देंगे। तो अमन के रिलेटिव कौन होते हैं, स्पाउस होंगे बेटा, स्पाउस। अमन खुश हो गया। ओके ओके, ब्रदर सिस्टर्स, एनी लीनियर एसेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल, बच्चे, मम्मी पापा, ये। तो ये रिलेटिव्स का मीनिंग थोड़ा सा ध्यान रखना है इंडिविजुअल्स के लिए। डन। दो रिलेटिव्स को ध्यान रखना है रिलेटेड पर्सन्स में, एक तो स्पाउस, वाइफ हस्बैंड, ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है, और एसेंडेंट डिसेंडेंट, मम्मी पापा, बच्चे सब, ठीक है। और एक दूसरा डेफिनेशन, अमन ने दूसरे के साथ बिजनेस किया, एनी पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस प्रोफेशन, अमन ने विकास के साथ कुछ बिजनेस किया है, ट्रांजेक्शन्स किया है, एंड इंडिविजुअल एसएसी है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ दैट पर्सन, और अमन का विकास के बिजनेस में कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो अमन और विकास भी क्या हो जाएगा, रिलेटेड पार्टी। या रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल एसएसी, अमन का नहीं, अमन के वाइफ, अमन के फैमिली, ब्रदर सिस्टर्स का विकास के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो भी अमन और विकास का क्या हो जाएगा, रिलेटेड पार्टी, ठीक है। तो वो ट्रांजेक्शन्स पे अगर एक्सेसिव रहेगा तो डिसअलाउड। आप अपने कज़न के या किसी और के मामा जी से, मामा जी, चाचू जी से, उनसे करोगे तो वो रिलेटेड पे नहीं आएंगे। तो ये जरूर आप लोग ये जो सेकेंड वाला पॉइंट को जरूर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके इंडिविजुअल्स रहते तो बोल देगा कि ब्रदर के दुकान, चाचू के दुकान, मामा के दुकान। मामा के दुकान तो आपको तो लगेगा ये मामा तो रिलेटिव है, बेटा आपके घर वाला टैक्स थोड़े ना है, आपके घर वाला ये संसद वाला टैक्स है। तो आप लोग को हमेशा बोलते हैं ना कि नियम कहाँ से बन के आया, संसद से बनकर आया, ठीक है। तो संसद ने जो बनाया उसको याद रखना। हम सबको पता है आपके मामू जी आपके रिलेटिव है, मामा ही तो इतना गिफ्ट देते हैं, ओके, तो वो उनको कैसे दूर कर रहा है, बट यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, 1 expenses 1 day टोटल पेमेंट, याद ही है, ये तो कितना अच्छा बड़ा, इतना बड़ा वाला 1 day 1 expenses या बिल टोटल पेमेंट मोर देन 10,000 35,000 है ना, तो क्या करना है, स्पेसिफाइड मोड, अदरवाइज 0। So 1 expenses 1 day total payment other than specified mode in excess of 10,000 और ट्रांसपोर्टर को देंगे तो 35,000। लेकिन एक बात याद रखना, ट्रांसपोर्टर गुड्स गुड्स कैरीज करता है, लेकिन ट्रांसपोर्टर कैपिटल एसेट लाता है ना, क्या लाता है, कैपिटल एसेट, फिक्स एसेट। तो वहां पे लिमिट तो 10,000 था, वहां पे क्या था 10,000। ये बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए, बात सुनो आप लोग ध्यान से, मैंने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, ट्रांसपोर्टर को दिया,
तो उसके लिए कितना है 35। मैं कोलकाता से मशीन खरीद के लाया, वो ट्रांसफर को दिया, तो फिर वो तो उधर आ गया ना, कॉस्ट ऑफ एसेट में आ गया, तो उसके लिए लिमिट कितना है 10,000। तो आपके दिमाग में ना वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। इस पे एक सम भी किए अपन पीजीबी में किए हैं, आपको मिल जाएगा। तो अगर फिक्स एसेट्स के लिए है तो वहां का लिमिट कितना है 10,000, और ऐसे सेल परचेज पे गुड्स वगैरह पे है तो फिर 35,000। और एक सिचुएशन है डिडक्शंस अर्लियर अलाउड, पहले डिडक्शन मिल गया था आपको लास्ट ईयर एक्रूअल बेसिस पे, और इस साल आपने स्पेसिफाइड मोड से पेमेंट नहीं किया, 10,000 से ऊपर हो गया, एंड द पेमेंट इन करेंट ईयर, देन द पेमेंट सो मेड पीजीबीपी एक्सीड लिमिट। और आपको ये भी पता है कि ये 10,000 35,000 का से भी ज़्यादा भी पेमेंट कर सकते हैं कैश में, वो एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन में बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो वो एग्ज़ाम के लिए मेरे को इम्पॉर्टेंट नहीं लगा। जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट लगा उसको मैंने यहाँ पे रख लिया। तो कभी कभी 10 या 35,000 से ज़्यादा भी पेमेंट कर दोगे ना तो भी वो अलाउड हो जाएगा अदर देन स्पेसिफाइड मोड से। तो पेमेंट टू एनी बैंक, कोई बैंक को पेमेंट किए, एडजस्टमेंट अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी, मैं अमन के दुकान से कोई सामान खरीदा और अमन मेरे से ट्यूशन पढ़ रहा है, तो वो आपस एडजस्टमेंट कर लेंगे 20, 30, 40 हज़ार का, तो वो भी चलेगा। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और ऐसा जगह पेमेंट किए जहाँ पे विलेज पे जहाँ पे बैंक नहीं है, कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह में पेमेंट किए विदाउट एड ऑफ पावर बनाया गया, तो वहाँ भी वो लिमिट नहीं लगेगा। डन बेटा। अब जो पॉइंट पढ़ाएंगे इसमें एक छोटा सा पॉइंट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस सेक्शन 43B। डन। तो ये एक्रूअल बेसिस वाले लोगों के लिए, एक्रूअल बेसिस के लिए बोला गया था कि आप 23-24 का एक्सपेंसेस है, तो आप 23-24 का रिटर्न ऑफ इनकम भरने का ड्यू डेट होता है 31 जुलाई 24, 31 अक्टूबर 24। इस डेट तक भी पेमेंट कर दो तो वो एक्सपेंसेस अलाउ कर देंगे 23-24 में। अगर इस डेट के बाद पेमेंट करते हो तो भी अलाउ करेंगे, बट जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट होगा उस प्रीवियस ईयर में। वो सेलेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए बोला गया है, उस एक्सपेंसेस का नाम देखना है। और सेक्शन 43BH में जो आया माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, जो इस बार पेपर में भी आने वाला है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे अपन। तो सर क्या क्या वो पेमेंट है जहाँ पे 43B लगता है? एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी, वट एवर नेम कॉल्ड, कोई भी टैक्स, ड्यूटी, म्यूनसिपल टैक्स, इनकम टैक्स तो अलाउड ही नहीं है, कोई भी टैक्स लाइक GST वगैरह पेमेंट कर दिए, तो ये सब के लिए म्यूनसिपल टैक्स, GST के लिए 43B। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनी फंड फॉर वेलफेयर ऑफ फंड, बोनस कमीशन टू एम्प्लॉयज, इंसेंटिव्स एक्रूअल बेसिस पे है, इंसेंटिव के लिए 43B नहीं लगता है, बोनस और कमीशन के लिए। लीव सैलरी जानते हो, इंटरेस्ट ऑन एनी लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग NBFC, सब सारा इंटरेस्ट, ठीक है ना। अगर मैं अमन से लोन लिया हूँ, अमन से लोन लिया हूँ, किससे लिया हूँ? अमन से लोन लिया हूँ, तो 43B नहीं लगेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह से लिया है तो 43B, और इंडियन रेलवे को पेमेंट कर रहा हूँ तो भी 43B। देखो, if payment is made on or before due date of return of income, deduction is allowed on accrual basis. Otherwise deduction is allowed in the year in which payment is made. तो यहाँ लिख लेना, otherwise deduction is allowed in the previous year in which payment is made. आगे बढ़े। नेक्स्ट है इससे रिलेटेड एक छोटा सा बात, इंटरेस्ट और लोन हम लोग दे नहीं पाते ना, तो कभी कभी वो ना लोन में कन्वर्ट हो जाता है, लोन में कन्वर्ट, तो वो पेड नहीं माना जाएगा। जब वो लोन पेमेंट करोगे तभी इंटरेस्ट पेड होगा, तभी डिडक्शन। कन्वर्शन ऑफ इंटरेस्ट इनटू लोन, डिडक्शन विल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन विच कन्वर्टेड इंटरेस्ट इज एक्चुअली पेड। तो जब इंटरेस्ट लोन में कन्वर्ट हुआ तो आप सोचोगे इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया, नहीं, जिस दिन वो रियलिटी में पेमेंट करोगे तो ही पेमेंट।
और ये 5 स्टार लगाना, पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज 43BH। तो एमएसएमई माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज के लिए क्या नियम है, ध्यान से देखना कि पेमेंट इज मेड विद इन टाइम लिमिट, एक टाइम लिमिट फ्रेम किया गया है। अगर टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट कर देते हो तो 23-24 का खर्चा 23-24 में अलाउड होगा। लिमिट के अंदर पेमेंट कर देते हो तो जिस साल का खर्चा है उस साल अलाउड होगा। अगर टाइम लिमिट के बाद पेमेंट करते हो तो जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट होगा उसमें डिडक्शन। तो पहले बोलना, ये पेपर में छपने वाला भी है और वही एग्जाम्पल जो मैंने क्लास में करवाया था वही लाया हूं। टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट करोगे तो 23-24 में, और टाइम लिमिट के बाद पेमेंट करोगे तो दिस प्रीवियस ईयर पेमेंट। सर टाइम लिमिट क्या होता है, ध्यान से देखना। टाइम लिमिट होता है कि दोनों पार्टी के बीच जो डेट एग्रीड हुआ है, मैंने माल खरीदा माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज से, उन्होंने बोला कि गुप्ता जी 30 दिन के अंदर दे देना, तो 30 दिन हो गया डेट एग्रीड, बट इट इन राइटिंग होना चाहिए, बट 45 डेज नहीं। होता है ना कि भैया 3 महीना में पैसा देना 90 डेज में, तो हम लोग तो 90 डेज में करेंगे, बट बेचारा गरीब का पैसा रोको मत, तो 45 डेज मान लिया जाएगा। क्या बेटा, अगर टाइम लिमिट नहीं है, मैंने आपसे माल खरीदा सर्विस लिया, आप माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज में टाइम लिमिट नहीं है उसमें, तो फिर क्या मान लिया जाएगा 15 डेज। बेटा ये इस पे तो पेपर रहेगा ही रहेगा ही रहेगा 99.99%। तो क्या बना बेटा, फटाफट बोल देना, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज लिखा रहेगा एग्जाम में, आपको टेंशन नहीं लेना। उससे आपने माल खरीदा, उससे आपने सर्विस लिया, टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट कर दिया तो 23-24 में माइनस, और टाइम लिमिट के बाद किया तो जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट उसमें माइनस। टाइम लिमिट क्या होता है, अगर हमारे आपके बीच राइटिंग है एग्रीमेंट तो वो डेट, बट वो 45 दिन से पार नहीं हो सकता है, और नहीं है तो 15 दिन। अब अच्छी तरह से ये 2 एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग एकदम कूलली। X परचेज गुड्स 15,000 फ्रॉम Y माइक्रो इंटरप्राइज से 1 मार्च 25 को, मतलब हम लोगों ने नया बुक से लिए ना तो डेट एक्सटेंड हो गया, डोंट माइंड। हाँ, एज पर रिटन एग्रीमेंट 5 अप्रैल को पेमेंट देना होता है। कब देना होता है बेटा, 5 अप्रैल। देखो तो 1 मार्च से 5 अप्रैल तो 45 डेज के अंदर ही है, ठीक है। एक्स फॉलोज एक्रोबेसिस, एक्स पेड 2 अप्रैल को दे दिया, 2 अप्रैल को दे दिया, तो ड्यू डेट के अंदर दे दिया, ड्यू डेट के अंदर दे दिया तो 24-25 में, आपके लिए पेपर में रहेगा 23-24। एक्स पेड 20 अप्रैल को दिया, डेट से बाद दिया, तो फिर वो खर्चा अलाउड होगा 25-26। आप जो पेपर दोगे उसमें रहेगा 24-25। और एक एग्जांपल, जेट परचेज गुड्स इनवॉइस वैल्यू 1120 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए लिमिटेड माइक्रो एंड स्मॉल है, डेट ऑफ परचेज March 2, 25 एज पर रिटन एग्रीमेंट जेट लिमिटेड हैज टू मेक पेमेंट ऑन और बिफोर 30 अप्रैल। तो देखो तो March 2 से 30 अप्रैल, से ज़्यादा हो गया, तो फिर तो March 2 से 45 डेज क्या होता है, फटाफट देख लेंगे। शायद अप्रैल 16, अप्रैल, ठीक है। तो पहला पेमेंट तो 1,30,000 मार्च को कर दिया, ये तो अलाउड हो जाएगा। कौन सा ईयर में, 23 और 24-25 आपके एग्जाम में वो आ जाएगा, ये भी अलाउड हो जाएगा। कौन सा ईयर में, 23, 24-25, और ये भी अलाउड हो जाएगा। और May 6, 25-26, वेरी गुड, हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आप लोग क्लास में पढ़ेंगे, और इंस्टीट्यूट का ही मैट का है तो आपको ये सेम सब मिलेगा, बट 1 साल बैक होगा, हम लोग 1 साल आगे निकल गए। नेक्स्ट है बेटा डीम्ड इनकम। कभी कभी आपको नहीं लगता इनकम होगा, फिर भी वो इनकम है। तो फर्स्ट है रिमिशन ऑफ लायबिलिटी रिकवरी अगेंस्ट डिडक्शन। आपको लास्ट ईयर
रेंट आउटस्टैंडिंग का डिडक्शंस मिल गया था पीजीबीपी में, और आपका लैंडलॉर्ड इस साल बोलता है कि पैसे ही नहीं लेंगे, तो फिर आपने तो खर्चा दिखा दिया था, तो इस साल क्या दिखा देना, इनकम। सो रिमिशन ऑफ लायबिलिटी या रिकवरी अगेंस्ट डिडक्शन क्या है बेटा, बिजनेस इनकम है। इवन इफ बिजनेस इज डिसकंटिन्यू, व्यापार बंद होने से भी क्या मानेंगे उसको, बिजनेस इनकम। रिकवरी अगेंस्ट बैड डेप्ट, पहले बैड डेप्ट हुआ था, अमन मेरा पैसा मारा था तो बैड डेप्ट अलाउड हो गया था, और आज सीए बन गया, बैड डेप्ट पैसा रिकवर हो गया तो टैक्सेबल। अगर पहले नॉट अलाउड था तो आज नॉट टैक्सेबल। एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस, बेटा आपको सेटअप में मिलेगा कि लॉसेस को हम लोग 8 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट लॉस ऑफ डिसकंटिन्यू बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फॉर इंडेफिनिटली 8 साल के बाद भी, और नोशनल इनकम से एडजस्ट हो जाएगा। ये जो नोशनल इनकम है ना, रिकवरी या बैड डेट मेरे को 10 साल बाद मिला, तो मेरा वो बिजनेस का कोई लॉस रहेगा तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेटअप, वो उतना इंपॉर्टेंस का नहीं है आपके लिए। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सीजी तो आपको याद ही होगा, रियल एस्टेट पे, तो रियल एस्टेट पे हम लोग प्रॉपर्टी वगैरह बेचते हैं तो एसडीबी देखते थे, तो यहाँ पे जिनका बिजनेस है रियल एस्टेट में उन लोग तो बहुत चोरी कर सकते हैं, तो उनके लिए अगर एसडीबी 110% से ज़्यादा हो गया तो एसडीबी को ही सेल प्राइस मानेंगे, अदरवाइज सेल प्राइस को ही सेल प्राइस मानेंगे। डन डन रियल एस्टेट वाले के लिए। अब हम लोग चलते हैं बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए। यस चलते हैं कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 44A, इंपॉर्टेंट है सबके लिए। दो सेगमेंट, एक स्पेसिफाइड प्रोफेशन, कुछ लॉ मेकर ने प्रोफेशंस को स्पेसिफाइड कर दिया, उनके लिए दो सिस्टम है। अगर लिमिट एक क्राइटेरिया है फुलफिल करेंगे तो उनको स्पेसिफाइड बुक्स रखना है। क्या रखना है? स्पेसिफाइड बुक्स। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे तो अपने मन से जो बुक्स रखते हो रखो, सो डेट एओ कैन कंप्यूट योर टैक्सेबल इनकम। और बिजनेस और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के लिए कोई स्पेसिफाइड बुक्स नहीं है। अगर वो क्राइटेरिया में फंसते हो तो आपको सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एओ कैन कंप्यूट टोटल इनकम, अगर नहीं फंसते हो अदर केस में तो नॉट रिक्वायर्ड, कुछ भी जरूरत नहीं है। तो दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? स्पेसिफाइड प्रोफेशन। अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है तो स्पेसिफाइड बुक्स भी रखना पड़ेगा अगर क्राइटेरिया में फंस गए तो, अगर क्राइटेरिया में नहीं फंसे तो नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और बाकी का बिजनेसेस नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन क्राइटेरिया हिट कर गया तो नॉर्मल बुक्स, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। और फिर 44 AD, ADA और AE में फंस गए तो भी आपको, मैंने वो लिमिट को नहीं मानेंगे तो भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में तीन ब्रॉड डिविजन्स मिल गया। क्या क्या डिवीजन मिला? फर्स्ट में एक एक लाइन पढ़ूंगा, पहले एक बार फीलिंग्स आ जाए। एक स्पेसिफाइड प्रोफेशन, उसमें दो बातें, अगर क्राइटेरिया फुलफिल हुआ तो स्पेसिफाइड, अदरवाइज नॉर्मल। और बाकी के बिजनेस एंड अदर नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन फंस गए तो नॉर्मल, अदरवाइज नो, नॉट रिक्वायर्ड। और प्रिजम्पटिव में भी अगर कुछ उसको अगेंस्ट जाना चाह रहे हो तो आपको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना पड़ेगा, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा AB में। चले ध्यान से देखना। स्पेसिफाइड प्रोफेशन का ग्रॉस रिसीव एक्सीड्स 1.5 लाख इन ऑल 3 PPY। ग्रॉस रिसीव एक्सीड्स 1.5 लाख इन ऑल 3 PPY। और न्यू बिजनेस है तो फिर करेंट ईयर में लाइकली टू एक्सीड 1.5 लाख। अगर न्यू प्रोफेशन है, क्या है बेटा? 3 साल से नहीं चल रहा, अभी न्यू प्रोफेशन है तो करेंट ईयर में लाइकली टू एक्सीड 1.5 लाख, तो फिर आपको क्या करना है? स्पेसिफाइड बुक्स। स्पेसिफाइड बुक्स किसको रखना है? ग्रॉस रिसीव एक्सीड्स 1.5 लाख इन ऑल 3 PPY। और स्पेसिफाइड बुक्स वही कैश बुक, जर्नल, लेजर्स वगैरह होते हैं। और अदर केस में अगर ग्रॉस रिसीव डज नॉट एक्सीड 1.5 लाख इन ऑल 3 PPY, लास्ट 3 साल में 1 साल हुआ है, 2 साल नहीं हुआ है, 2 साल हुआ है, 1 साल नहीं हुआ है, तो आपको क्या रखना है? सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एओ कैन कंप्यूट योर टैक्सेबल इनकम। ठीक है, डन बेटा। अब बिजनेस एंड
नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस, तो बिजनेस के लिए ना इंडिविजुअल हब का भी एक अलग नियम बना दिया गया है और बाकी पार्टनरशिप कंपनी वगैरह के लिए अलग। तो इंडिविजुअल हब में आपको ज़्यादा फोकस करना है, आपके सिलेबस में है। इंडिविजुअल हब अगर व्यापारी है, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, तो उनको कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना है, देखिए अगर इनकम एक्सीड्स 2,50,000 या आपका टर्नओवर एक्सीड्स 25 लाख इन एनी वन ऑफ 3 पीपीवाई, या तो इनकम एक्सीड्स 250 या ग्रॉस रिसीव टर्नओवर एक्सीड्स 25 लाख, तो आपको क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना है सो दैट एओ कैन कंप्यूट योर टैक्सेबल इनकम। क्लियर? और अदर देन इंडिविजुअल हब के लिए अगर इनकम 120 से ऊपर या टर्नओवर 10 लाख से ऊपर इन एनी वन ऑफ 3 पीपीवाई, तो आपको क्या रखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना है। समझ में आया भाई? इंडिविजुअल हब के लिए क्या था, 2.5 लाख और 25 लाख से 3 में से किसी एक साल पार कर लिया तो नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और बाकी सब व्यापारियों के लिए 1.2 लाख या 10 लाख से ऊपर हो गया तो नॉर्मल बुक्स। अदर केस में यहाँ लिख देना नॉट रिक्वायर्ड, अदर केस में नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन, अदर केस में नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन। डन? आइए, मतलब ये बड़ा, मतलब ये इंक्रीज एक्सीड नहीं किया तो फिर आपको कोई खाता बही रखने का जरूरत नहीं। क्लियर? तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में एक दो का नाम याद रखना, क्योंकि एग्जाम में बोल देगा कि लीगल प्रोविजन, मतलब वो एडवोकेट है तो वो क्या हो गया, स्पेसिफाइड। डॉक्टर जी स्पेसिफाइड, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी का प्रोफेशन में टेक्निकल कंसल्ट, इंटीरियर डेकोरेशन का आ सकता है, और फिल्म आर्टिस्ट का तो आई है, कंपनी सेक्रेटरी हो, आईटी, ये सब पे जो है उनको क्या बोलते हैं, स्पेसिफाइड प्रोफेशन। पर्सन शोइंग इनकम लोअर देन 44 AE का बात नहीं मानोगे, अमन ट्रक वाला है ना, ट्रक वाले पे आएंगे, अगर वो बात नहीं मानेंगे तो फिर आप पे हम लोग 44 AE लगा देंगे। अगर 44 ADA प्रोफेशनल्स बोलता है कि मेरा PGBP 50% से कम है और उसका इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो फिर तभी लगेगा। देखो 44 AE को चैलेंज करोगे तो डायरेक्ट बोलेगा चल खाता बही रख, ऑडिट करा। 44 ADA को चैलेंज करोगे या AD को चैलेंज करोगे तो तभी लगेगा जब आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर, और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दो होता है, एक अगर डिफॉल्ट स्कीम जाओ तो अलग है और नॉर्मल स्कीम जाओ तो अलग है। हमारे दिमाग में 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख रहता है, बट आप टैक्स कंसल्टेंट बनने जा रहे हो तो आपको वो, उनका 3 लाख था ना, अरे डिफॉल्ट का 3 लाख वो भी याद रखना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे तो 25,000 का पेनल्टी है, ये याद नहीं रखना है। नेक्स्ट बेटा, ऑडिट। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स किसको करना है, ऐसे तो नॉर्मल पता ही है, अगर बिजनेस करते हो टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़ और प्रोफेशन है तो एक्सीड्स 50 लाख, तो फिर आपको कंपलसरी CA से टैक्स ऑडिट करवाना है, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 1 महीना पहले, रिटर्न भरने का 1 महीना पहले 30 सितंबर तक। अभी सारे CA बिजी है, फोन भी कर रहे हैं हम लोगों को, ये कुछ क्वेरीज है रिजॉल्व कीजिए, टैक्स ऑडिट करके 30 सितंबर तक रिपोर्ट डालना होता है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का डेट 31 अक्टूबर है और CA से ऑडिट कराने का रिपोर्ट फर्निश करने का लास्ट डेट है 30 सितंबर। पहले दोनों एक साथ होता था तो CA के ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता था। नाउ 1 महीना पहले ऑडिट करके रिपोर्ट भर दो और 1 महीना तक और टाइम है इनकम टैक्स रिटर्न लगाओ, तो नहीं तो पहले ऑडिट ही ठीक से नहीं होता था, दोनों का प्रेशर रहता था। तो स्पेसिफाइड डेट, तो अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है या प्रोफेशन है 50 लाख से ज़्यादा, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट सितंबर तक फर्निश कर देना है गवर्नमेंट को। डन? इसमें इस बार अमेंडमेंट है तो थोड़ा सा हम लोग बारीकी से चलेंगे, एक्सपेक्टेड है वो बताएंगे। अगर 44 AE का बात नहीं मानेंगे तो डायरेक्टली हम लोग आपको लगा देंगे ऑडिट कराओ, और 44 AD A
और एडी का बात नहीं मानेंगे तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर रहेगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तब भी ऑडिट भी चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, अब आप लोग तो चिल्लाओगे 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, तो प्रिजम्पटिव में जाके देखेंगे 2 करोड़ तक तो आप प्रिजम्पटिव में जा सकते हो, तो वहां भी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं चाहिए। तो अगर आपने प्रिजम्पटिव फॉलो किया है तो 1 करोड़ का नहीं 2 करोड़ तक पे आपको टैक्स ऑडिट करवाने का जरूरत नहीं है। और इस बार से तो 3 करोड़ भी हो गया है, 3 करोड़ भी हो गया है, तो प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो जाएगा 44 AD उसको 2-3 करोड़ तक ऑडिट नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिजम्पटिव 44 AD को मानोगे ना तो फिर 2 करोड़ और 3 करोड़ भी वहां पे अभी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पेज पे, तो टैक्स ऑडिट करवाने का जरूरत नहीं है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिजम्पटिव 44 AD को ऑप्ट करोगे तो 2 करोड़ 3 करोड़ तक भी टर्नओवर है तो ऑडिट करवाने का जरूरत नहीं है। और एक पॉइंट, अगर आपका टोटल कैश रिसिप्ट अप टू 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट होता है एंड टोटल कैश पेमेंट अप टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट होता है तो 10 करोड़ तक आपको ऑडिट नहीं करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल रिसिप्ट, टोटल कैश रिसिप्ट, टोटल कैश रिसिप्ट अप टू 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट एंड टोटल कैश पेमेंट अप टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट तक रहता है, बोथ दोनों, एक नहीं दोनों, तो 10 करोड़ तक बच गए। यानी आपका टोटल कलेक्शन का 95% स्पेसिफाइड मोड से होना पड़ेगा और पेमेंट्स का भी, मतलब वो जो बिजनेस का एक्सपेंसेस उसका कैपिटल वाला नहीं, बिजनेस का जो PGPL में जो आता है टोटल पेमेंट्स भी 95% स्पेसिफाइड मोड से, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% तक कैश पे। इस बार MTP के MCQs पे क्वेश्चन डाले ये लोग, अभी हम लोग करेंगे, तो ये एवरग्रीन है, समझ में आ गया। तो ऐसे 1 करोड़ 50 लाख तो ऐसे पढ़ते ही है, बट 1 करोड़ देखो जम करके 2-3 करोड़ भी हो जाएगा, 10 करोड़ भी हो जाएगा, और ये जो 50 लाख पड़े हैं ये 75 लाख तक भी टैक्स ऑडिट का जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी हम लोग चल रहे हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग ये लास्ट टॉपिक ऑफ योर PGBP, फिर उसके बाद पार्टनरशिप में 5 मिनट और एग्रीकल्चर में 5 मिनट, फिर आपका PGBP समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़े। प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव में तो 3 सेक्शन आपके सिलेबस में है। 44 AD, 44 AD किसको मिलेगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल हाउ पार्टनरशिप, LLP को नहीं मिलेगा, LLP तो बड़े कंपनी का छोटा भाई होता है तो उनको नहीं मिलेगा। रेसिडेंट को मिलेगा। एंगेज इन एनी बिजनेस, और टर्नओवर शायद ये गड़बड़ हो गया ना, अप टू 2 CR होना पड़ेगा ना, ठीक कर लेना। टर्नओवर अप टू 2 CR तक, टर्नओवर अप टू 2 CR, टर्नओवर अप टू 2 CR, टर्नओवर क्या लिखेंगे? लेस देन इक्वल टू 2 CR ना, बोलो भाई। टर्नओवर अप टू 2 CR तक है तो आपको छोटा बच्चा समझ के 8% PGP मान लिया रे, ट्रिंग टिंग टिंग। और आप छोटे बच्चे में भी सभ्य बच्चे हो, डिसेंट बच्चे हो, कल्चरल बच्चे हो, तो 6% ही PGBP मानेंगे। तो होता है ना, बच्चा भी तो बदमाश होता है ना, नटखट बच्चे हैं तो 8%, और सभ्य सुशील और एकदम आप लोग की तरह बच्चे हैं तो 6% PGBP मानेंगे। डन। तो 2 करोड़ तक टर्नओवर है तो 8% PGBP, और सभ्य बच्चे हैं तो 6 करोड़। सभ्य बच्चे किसे कहते हैं गवर्नमेंट बताएंगे। लेकिन इस बार जो अमेंडमेंट हुआ उस पे आओ भाई, 3 करोड़ तक, 3 करोड़ तक भी आपको छोटा बच्चा समझ के छोड़ दिया रे। कंडीशन है, इफ एग्रीगेट कैश रिसिप्ट इज अप टू 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट, अगर टोटल कैश रिसिप्ट 5% तक ही है, कितना परसेंट तक? 5% तक ही है, तो यानी 95% तक स्पेसिफाइड मोड से पेमेंट है, तो फिर आप 3 करोड़ तक प्रिजम्पटिव जाओगे। कितना करोड़ तक? 3। अगर 5% से ज्यादा कैश रिसिप्ट हो गया तो फिर आप 2 करोड़ में आ जाओ। कहां पे आ जाओ? 2 करोड़। यानी किसी का बिजनेस का 2.5 करोड़ टर्नओवर है
और वो 95% स्पेसिफाइड मोड से लाया तो प्रिजम्पटिव जाएगा वो 8%, 6% दिखा देगा, 8% दिखा देगा। और जिनका बिजनेस में कैश रिसीव 10% हो गया उनके लिए धड़ाम से 2 करोड़। तो इसको किस तरह से स्विच ओवर करेंगे ध्यान रखना और ध्यान से सुनना। पीजीबीपी होगा 8% ऑफ टर्नओवर। अगर 6% भी हो सकता है पीजीबीपी अगर आपने रिटर्न भरने का ड्यू डेट तक स्पेसिफाइड मोड से पेमेंट ले लिया। कब तक बेटा? रिटर्न भरने का ड्यू डेट तक ले लिया तो कितना मान लिया जाएगा? 6%। ऐसे तो प्रिजम्पटिव में 8% था, अगर वो स्पेसिफाइड मोड से पैसा ले लिया कब तक? रिटर्न भरने का ड्यू डेट 23-24 का जरूरत नहीं है, रिटर्न भरने का ड्यू डेट तक ले लिया तो 6% डन, और बाकी का तो 8% चलेगा ही। और बेटा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और बोलना था, ऑडिट में अगर पेमेंट या रिसीव चेक ड्रॉन ऑन ए बैंक नॉट अकाउंट पे, अकाउंट पे नहीं है, ऐसे क्रॉस वगैरह है तो उसको भी क्या मानते हैं? कैश। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट होना चाहिए। अदर देन अकाउंट पे भी मिलेगा तो बैंक से मिला बट उसको हम लोग कैश ही मानेंगे, ध्यान रखना। 44 AD का बात मानेंगे तो एडवांस टैक्स आपको साल में एक ही बार देना है 15 मार्च तक, है ना बेटा? और एक्सपेंसेस कोई अलाउड नहीं है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट का भी जरूरत नहीं है, क्लियर है? हाँ, अब एक बार अगर 44 AD मान लिया तो नेक्स्ट 5 साल कंटिन्यू करेंगे, बीच में ब्रेक कर देंगे तो फिर नेक्स्ट 5 साल 44 AD कंटिन्यूटी, आप ध्यान रखना। अब चलते हैं 44 ADA के लिए। ये प्रोफेशनल्स के लिए है, ये प्रोफेशनल्स के लिए बेटा 44 ADA। इंडिविजुअल और फर्म के लिए है ये, नो फॉर LLP, LLP के लिए नहीं। जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म होता है ना LLP आ जाता है फीलिंग्स, LLP के लिए नहीं। और इनके लिए क्या बेटा? सेम ग्रॉस रिसीव अप टू 50 lakhs, अप टू 50 lakhs है तो 50% पीजीबीपी। अगर प्रोफेशनल्स है वो ठीक कर लेना। और इस बार फिर अमेंडमेंट हो गया 75 lakhs तक भी आप जा सकते हो, बट वहाँ भी वही कंडीशन है, कैश रिसीव अप टू 5% ऑफ रिसिप्ट ही हो सकता है। तो 44 ADA का मानोगे तो एडवांस टैक्स एक बार देना है, एक्सपेंसेस का कोई अलाउड नहीं है और AAB का भी जरूरत नहीं है। और नहीं मानोगे तब हम लोग पढ़ ही लिए थे वहाँ पे। एंड अब अमन का धंधा पानी आ गया, ट्रांसपोर्ट बिजनेस। तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए कंडीशन है कि आपके पास 10 गुड्स कैरीज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना से ज़्यादा? 10 गुड्स कैरीज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपके पास अदर देन हैवी गुड्स कैरीज व्हीकल है तो 7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इनकम मान लेंगे पीजीबीपी। अदर देन हैवी गुड्स कैरीज व्हीकल है तो 7,500। अगर अमन के पास 1 महीना 2 दिन भी ट्रक है तो 2 महीने का इनकम मान लेंगे, ठीक है? और हैवी गुड्स कैरीज व्हीकल है तो 1,000 पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। हैवी गुड्स कैरीज व्हीकल तब होता है जब गाड़ी का वजन 12,000 kg को एक्सीड करता है। गाड़ी का वजन 12,000 kg को क्या करता है? एक्सीड करता है। तो आप लोग देख लेना ये, ठीक है? अगर 13 टन है हेवी गुड्स कैरीज हो गया तो 1 टन के लिए 1,000, तो 13 टन के लिए 13,000 पर मंथ, 13,000 और पार्ट ऑफ द मंथ। और आप जितना महीना ओन करेंगे आपके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी, क्लियर? और लेकिन इसमें एक छोटा सा बात है, एडवांस टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो नॉर्मल ले लेंगे। इसमें ओनली पार्टनर्स का सैलरी और इंटरेस्ट अलाउड होगा, पार्टनर्स का सैलरी। अगर अमन विकास मिलके ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है तो अमन विकास का इंटरेस्ट और सैलरी वगैरह अलाउड होगा और कहीं पे कुछ नहीं, और 44 ए भी नहीं लगेगा। तो ये पीजीबीपी कंप्लीट हुआ। पीजीबीपी का एक छोटा सा पार्ट है पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म का असेसमेंट, पार्टनरशिप फॉर्म का पीजीबीपी जैसे इंडिविजुअल का होता है वही, सिर्फ उसमें 2 आइटम बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट, क्या बेटा? इंटरेस्ट टू पार्टनर्स अलाउड डिट के हिसाब से मैक्सिमम 12%।
इंटरेस्ट अलाउड एज पर डिड बट मैक्सिमम 12%। डिड 12% से ज्यादा भी बोल दिया तो भी आप लोग देंगे 12%। और रेमुनरेशन नॉन वर्किंग पार्टनर्स का नॉट अलाउड, नॉन वर्किंग पार्टनर्स का नॉट अलाउड, वर्किंग पार्टनर्स के लिए लिमिट है। रेमुनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन वर्किंग पार्टनर्स के लिए क्या है बेटा? लिमिट है, लिमिट है। तो लिमिट क्या है बेटा? अप टू 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट होगा तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख विच एवर इज हायर, और बैलेंस बुक प्रॉफिट के लिए 60%। तो रेमुनरेशन, कमीशन, बोनस सभी पार्टनर्स का मिलाकर देखा जाएगा, जो दिया गया है वो इस लिमिट के अंदर है तो अलाउड, और लिमिट से ज्यादा होगा तो लिमिट वाला अलाउड। तो क्या लिमिट होगा बेटा? फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट पे 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख विच एवर इज हायर, और बाकी के बुक प्रॉफिट पे 60% या 60%। ओके, अब पार्टनर्स के हैंड्स में शुरू में बता दिए थे इंटरेस्ट सैलरी कहाँ पे आएगा? पीजीबीपी में। और कोई बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे पीजीबीपी कैलकुलेट किए थे वैसे ही करना, बट बिफोर रेमुनरेशन कमीशन सैलरी टू पार्टनर। पीजीबीपी कैलकुलेट करते समय पार्टनर्स का रेमुनरेशन कमीशन माइनस नहीं करना, क्योंकि बुक प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट ही कर रहे हैं रेमुनरेशन के लिए। और कोई पास्ट लॉसेस को भी डिडक्ट बुक प्रॉफिट में नहीं करेंगे क्योंकि इस साल का चाहिए। और पार्टनर्स को जो मिलेगा 3 अमाउंट मिलता है, एक शेयर ऑफ प्रॉफिट वो एग्जेम्प्ट, लिख लेना। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। और फिर सैलरी इंटरेस्ट मिलेगा, जितना फॉर्म में डिडक्शन उतना आपके लिए पीजीबीपी। सैलरी इंटरेस्ट के लिए लिख लेना, जितना फॉर्म में डिडक्शन उतना हमारे लिए पीजीबीपी। और शेयर ऑफ प्रॉफिट तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। अब 5 मिनट आप लोग और टाइम लेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम, ऐसे तो आपको पता है एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट बट आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल। तो आरओआर के लिए टैक्सेबल होगा, आरएनआर और नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। बट फिर भी टैक्सेबल इनकम में नहीं आएगा। टैक्स कैलकुलेशन के लिए एग्रीकल्चरल इनकम को कंसीडरेशन में लेते हैं। कब लेते हैं? अगर आपका टोटल इनकम, इफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम वो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा है, एंड एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड्स 5000। इस पे जरूर से आपको क्वेश्चंस करना है, आप लोग करे भी होंगे। आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर और एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ऊपर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो टैक्स कैलकुलेशन में एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया को इंक्लूड करेंगे। डन। तो कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे? पहले टैक्स कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, तो पूरा इंडिया चिल्लाने लगेगा। जब तक वो सोशल मीडिया में आवाज आए तब फिर से माइनस कर देंगे। कैलकुलेट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय इंक्रीजिंग मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स, और दोनों को उसको फिर माइनस कर देंगे। यानी मेरा अगर एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख है तो बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख, 2.5 लाख में 1 लाख जोड़ लेंगे, 3.5 लाख, 3.5 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करके माइनस कर देंगे। तो सर क्या किया? एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, आपका स्लैब रेट को बढ़ा दिया। आई होप रिकॉल हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एग्रीकल्चर इनकम में कंपोजिट इनकम का चक्कर है, क्योंकि आपने पोटैटो से पोटैटो चिप्स बनाया और रामदेव बाबा जी, डन, रामदेव बाबा जी उनका ही कल्टीवेशन होता है, उनकी फैक्ट्री में बनता है। उस केस में क्या होगा? और चाय, कॉफी, रबर, हाँ जैम जेली खा, देखो इसको बहुत पसंद है, ब्रेड जैम जेली खा के आता था सुबह, पसंद है। तो पहले ब्रेड जैम जेली का सिस्टम अलग है, बट ये इन बिजनेस का देखो, हम लोग असम के चाय प्रेमी है, तो चाय प्रेमी के लिए ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया 60-40, 60% एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट एंड 40% नॉन एग्रीकल्चर टैक्सेबल। एंड रबर का ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर इंडिया 65-35। और कॉफी में ना थोड़ा सा अलर्ट रहना, कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड रहेगा तो 75-25, और ग्रोन क्योर्ड के साथ क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड तो कॉफी चाय बन जाएगा 60 और 40 हो जाएगा इन इंडिया। और चाइना में रहेगा तो नहीं, फुल्ली टैक्सेबल। अब बाकी का रामदेव बाबा जी क्या करेंगे? रामदेव बाबा का ना चाय है, ना कॉफी है, ना रबर है,
तो रामदेव बाबा के लिए मतलब बाकी के लिए फ्रूट से जैम जेली बनाते हो, तो अदर बिजनेस के लिए, अदर्स के लिए एग्रीकल्चरल इनकम अलग से निकालो। एफएमवी, जिस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आपने अपने फैक्ट्री में यूज किया उसका एफएमवी माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, तो ये आ गया एग्रीकल्चरल इनकम, ये क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम अलग से निकालेंगे, सेल्स वैल्यू लेस एफएमवी लेस और एक्सपेंसेस, तो फिर ये माइनस कर देंगे, तो क्या क्या नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ये क्या बन जाएगा टैक्सेबल। तो अगर चाय कॉफी रबर, चाय कॉफी रबर करते हो तो फिर वो पूरा 1 साल का इनकम निकाल कर वो परसेंटेज के बेसिस से, और अदर देन चाय कॉफी रबर है तो अलग अलग, ठीक है। आप वो कल्टीवेशन करके पेडी बनता है, फिर उसको प्रोसेस करके राइस बना लेते हो, तो फिर वो कल्टीवेशन का अलग और राइस मिल का अलग, अलग अलग करना, ठीक है। सब पे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें क्वेश्चंस ना आपको एग्जेम्प्टेड इनकम में ज़्यादा मिल जाएगा, एग्जेम्प्टेड इनकम वाला चैप्टर्स में मिल जाएगा। आइए अब एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है थोड़ा सा वो भी देखना है आपको। एग्रीकल्चर इनकम का मतलब होता है एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। कोई जमीन इंडिया पे है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हुआ, उससे कोई रेंट रेवेन्यू मिलता है तो वो क्या है एग्रीकल्चरल इनकम है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, आप खेती कर रहे हो उससे कुछ कमाई होता है वो भी क्या है एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस और फार्म लैंड से भी कुछ इनकम मिलेगा, तो जिसको फार्म हाउस को यूज कर रहे वो ड्वेलिंग हाउस या स्टोरेज के लिए, तो वो भी क्या है एग्रीकल्चर इनकम। और बेटा नर्सरी, सैम्पलिंग सीडलिंग नर्सरी प्लांट वगैरह पे रहता है, उन लोग तो पौधा बेचता है, तो वो भी क्या है एग्रीकल्चर इनकम है। तो बेटा ये आपका पीजीबीपी समाप्त हुआ। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आरटीपी सितंबर 24 एमसीक्यूज है और एमटीपी सितंबर 24 भी। पहले एमटीपी सितंबर 24 का छोटा सा क्वेश्चन है उसको देख लेते। अमन के नाम से ये, अमन इज फेमस एवरीवेयर, हर एक जगह अमन शांति है। मिस्टर अमन हैज फर्निश्ड फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू पेमेंट मेड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। पेमेंट मेड टू एवी यूनिवर्सिटी अप्रूव यूनिवर्सिटी, पेमेंट मेड टू सिया कॉलेज, पेमेंट मेड टू, अरे क्वेश्चन तो पढ़ने दो, पेमेंट मेड टू आईआईटी बैंगलोर अप्रूव्ड, और मशीनरी परचेज फॉर इन हाउस रिसर्च। ओके, कंप्यूट डिडक्शन अवेलेबल सेक्शन 35 while computing income at the PGBP under default। आपका सारा आंसर डैश हो गया तो आप ना सीए का पेपर सोल्व कर रहे हो, ज्यादा स्मार्ट मत बनना, ठीक है। अंतिम सांस तक देखा वर्ल्ड कप क्रिकेट, एकदम लास्ट स्टेज तक फाइट करना, पता नहीं कब मैच आपके पाला पे आ जाएगा, और पहले सेलिब्रेशन करने लगे तो डैश हो जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है दोनों हाथ जोड़ के, आप लोग कभी भी आंसर मत दीजिए जल्दी, थोड़ा आराम से रुक कर लास्ट लाइन पढ़ के। डिफॉल्ट स्कीम पे, तो डिफॉल्ट स्कीम में तो डोनेशन अलाउड ही नहीं है, तो एक ही अलाउड है 25। अब कोई बच्चा इसको अच्छा से नहीं पढ़ेगा क्वेश्चन, वो तो डैश हो जाएगा। छोड़े, आइए अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सेट किया इन्होंने। मिस्टर अमन का भाई है मिस्टर नवीन, 40 साल एज, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, फॉलोज मर्केंटाइल बिजनेस, मर्केंटाइल एक्रूअल बेसिस, डिटेल्स 31 मार्च 24 का। कैपिटल रिसिप्ट्स है, कैपिटल रिसिप्ट से मतलब नहीं होता वो शेयर्स वेयर्स का। टर्नओवर 2 करोड़ 80 लाख, तो 2 करोड़ से ऊपर हो गया, प्रिजम्पटिव तो मिलेगा नहीं, मिल सकता है कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो। अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, कैश मिला 8 लाख, अमाउंट रिसीव इन कैश आउट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, इसको तो नहीं देखना चाहिए, बोलो भाई। अमाउंट रिसीव थ्रू अकाउंट पे चेक एनईएफटी अदर मोड ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड डेट आउट ऑफ टर्नओवर, वाओ 2.5 करोड़, ठीक है ना। और टोटल पेमेंट्स 1.6 करोड़, कैश पेमेंट 9 लाख, नेट प्रॉफिट बुक्स के हिसाब से। एनालिसिस ऑफ पीएल 31 मार्च को, सैलरी इंक्लूड वेजेस 15,000 पर मंथ ईच, 1 सिक्योरिटी गार्ड को, 2 हाउसकीपिंग स्टाफ इन कैश, अदर एडमिनिस्ट्रेशन 7,000 पेड इन कैश, लेस देन 8,000 पेमेंट था इन अ डे,
Interest charges, interest payable to Kamal 70,000 without TDS. Loan was for business. On the basis of facts and figures, choose the most appropriate question 1 to 5 below. Is Mr. Naveen eligible to declare income presumptive? Presumptive पे जा सकते हुए तो presumptive पे 2 करोड़ होता तो हाँ बोल देते, बट अभी तो 2 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है ना भाई का, तो अभी 3 करोड़ बोले ना, इस बार अमेंडमेंट था, इस पे क्वेश्चन आएगा। 3 करोड़ में जा सकते हैं, लेकिन टर्नओवर का 5% तक ही कैश होना चाहिए। तो 2.8 करोड़ का 5% क्या होता है? 14 lakhs। 14 lakhs तक कैश रिसिप्ट्स है, कितना तक समझ में आ रहा है ना भाई, तो अलाउड है। तो आपका कैश रिसिप्ट कितना है? 8 लाख। तो यहीं पे कर लेना फटाफट, कैश रिसिप्ट 5% ऑफ 2.8 करोड़ 14 lakhs। तो कैश रिसिप्ट लेस देन 5%, कैश रिसिप्ट लेस देन 5%, कैश रिसिप्ट हुआ है 8 लाख लेस देन 14 लाख, यस अलाउड। यस क्या है बेटा? अलाउड। क्लियर है? बढ़े आगे? तो आंसर देखो, yes since amount received in cash during the year do not exceed 5%। आगे बढ़े। क्वेश्चन 2 थोड़ा सा गोलमाल है। what would be your answer in MCQs 1? assuming for the purpose of answering this MCQs and 3, question 2 and 3 के लिए Mr. Naveen has additionally received 10 lakh by a cross check, underline cross check out of turnover। तो फिर ये तो नॉन कैश हो गया, तो फिर पहले कितना था? 8 लाख, अभी कितना हो गया? अभी 10 8 18 लाख है ना, तो फिर वो तो 14 लाख से ज़्यादा हो गया। तो आपका इनकम, आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको धक्का मार के प्रिजम्पटिव से बाहर कर देंगे या बाहर निकाल देंगे। तो नो सिंस टर्नओवर एक्सीड 2 करोड़, नो सिंस कैश पेमेंट एक्सीड 5%। तो आंसर डी सही लग रहा है क्या? तो ये दोनों हो गया ना भाई, एक तो 2 करोड़ से ऊपर है, लेकिन 2 करोड़ से ऊपर भी बच जाते 5%, तो ये कैलकुलेशन लिख लेते हो ना, बाद में काम आ जाएगा। आगे बढ़े। कितना अच्छा क्वेश्चन सेट किया ना इंस्टीट्यूट। ओके, अभी आपके एग्जाम का भी आरटीपी एमटीपी आएगा, उसको भी आप लोग अच्छा से पढ़ लेंगे, तो एकदम पेपर टन 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 सोल्व हो जाएगा। आइए चलते हैं। इज मिस्टर नवीन रिक्वायर्ड टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड? बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड तो अब तो हो जाना चाहिए ना, क्योंकि वो 2 करोड़ से ऊपर हो गया, उसको धक्का मार दिया, और वो 5% से भी ज़्यादा हो गया, तो फिर तो 1 करोड़ के ऊपर ही चाहिए। ये सिंस कैश पेमेंट एक्सीड 5%, ठीक है ना, डन बेटा। एंड टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़, एंड लिख लेना, एंड टर्नओवर एक्सीड्स 1 CR। तो 44 AD का बात मानते तो बच जाते, तो 44 AD का बात नहीं मानोगे तो 1 करोड़ से ऊपर वाले को ऑडिट कराना है। आगे बढ़े हैं। ये क्वेश्चन, ये जो एजम्पशन था ओनली 2-3 के लिए था, किसके लिए था? अब फिर से फ्रेश क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ PGBP एज पर बुक्स? बुक्स का तो प्रॉफिट दे ही दिया था ना, बुक्स का प्रॉफिट कितना दिया था? 10,50,000 दे दिया था ना, और नीचे 2 एडजस्टमेंट दिया है। तो बुक्स का जब काम करेंगे तो कैश पेमेंट 15,000, तो 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट कर दिया, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा। बोलिए, अकाउंट्स का प्रॉफिट कितना था? अकाउंट्स का प्रॉफिट 10 लाख, और रेमुनरेशन सैलरी, तो एक एक इंसान को हर एक महीना 15,000 कैश दिया है, आपने दिया है ना, तो 12 महीने का तनख्वाह दिया है, तो 15,000 इंटू 3 इंटू 12, 5, इतना चिल्ला रहे हो, पढ़ के आए हो क्या? 5,40,000, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 70,000 कैश, पेमेंट इन अ डे लेस देन 8,000, तो चलेगा। और इंटरेस्ट दिया है कमल को विदाउट TDS, लोन बिजनेस के लिए लिया था, तो 30% डिसअलाउड। कितना? 16,11,000।
तो ये आंसर मार्क कर दिया गया है। डन। लास्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पीजीबीपी इफ ही डज नॉट गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड। ऑडिटेड नहीं करेंगे तो प्रिजम्पटिव पे जा ही सकता है 2.5 करोड़ में, तो प्रिजम्पटिव पे जाएंगे 2.5 करोड़ में, तो आप सब में बच्चे हो तो 6% और छोटे बच्चे हो थोड़ा सब में हो तो 8%। तो ध्यान से देखना, आपका टर्नओवर कितना है 2.8 करोड़, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 2.8 करोड़ में रिटर्न भरने तक अगर स्पेसिफाइड मोड से पैसा लिया तो उस पर 6% और बाकी सब पे 8%। तो बोल दिया रिटर्न भरने तक आपने 2.5 करोड़ लिया है। बोलो बेटा, बोलो भाई। तो इस पे कितना परसेंट, 6%। 2.5 करोड़ पे 6%, 15 लाख। आपका टर्नओवर 2 करोड़ 80 लाख है, 2.5 करोड़ पे आपको 6%, अभी भी बचा कितना 30 लाख। तो 30 लाख पे 8%, तो 30 लाख पे 8%, 2,40,000। एक बार फिर से कैलकुलेशन बता देना आप लोग। 2 करोड़ 50 लाख पे 6%, 15 लाख और 8%, 2,40,000, तो 17,40,000। डन। तो और भी पीजीबीपी का मास्टर सम में था तो उसमें बहुत सारा हेड्स है, तो ये पीजीबीपी का तो डेडिकेटेड क्वेश्चन था जो हमने कर लिया। होप इज क्लियर। तो इसके बाद अपने स्टडी मेट से भी पढ़ लेना, कुछ अगर छोटा सा 1-2 पॉइंट छूट गया होगा तो उसको भी आप लोग अच्छा से रिवाइज कर लेना। सो दैट्स इट, एंजॉय दिस चैप्टर।